धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम हरवीर सिंह और जिला अमरोहा से हूँ। 2006 से मैं टाटा केमिकल्स में नौकरी करता था। 2017 से यारा फर्टिलाइजर में था और अक्टूबर 2023 को मैंने रिजाइन कर दिया यारा से। एज ए एरिया मैनेजर पूरा बरेली मंडल में देखता था। मेरी कलीग अंकिता वो एरिया एग्रोनॉमिस्ट थे। यूपी के 22 शुगर मिलों को ट्रेनिंग देने का काम वो करते थे। इसके पीछे क्या रीजन था? बहुत बड़ी सैलरी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी फर्टिलाइजर बनाने वाली यारा है। ठीक है, यारा मेरा टाटा का जो प्लांट था बबराला, साइरस मिस्त्री ने पूरा बिजनेस केमिकल फर्टिलाइजर बेच दिया था, तो वो यारा ने उसको खरीदा था। हम लोग 2017 में यारा में आ गए थे। प्लांट हैंड ओवर हुआ था 23 जनवरी 2018 को। तो 2006 में मैंने एनसीओ एनएफ नहीं था, एनसीओएस था उस समय गाजियाबाद, तब जैविक पे ट्रेनिंग ली थी और तभी से अपनी नौकरी करने के साथ साथ किसानों को ये भी सलाह देते थे कि अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग ना करें, कम करें, उसकी जरूरत हमें नहीं है। जैविक का सबसे पहला जो चैप्टर है वो ये है कि अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग बंद, जहां जरूरत है वहां डालना। अब आप सब किसान परिवार से हैं, क्या जितना फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसकी जरूरत है या सही जगह पर पड़ रहा हो? बताओ। उससे आधा भी कर देंगे तो पैदावार बिल्कुल भी कम नहीं होगी, भले ही जैविक करना या मत करना। जैविक पे बाद में आएंगे, क्योंकि हमें यही पता नहीं कि किस समय पे कौन से पोषक तत्व की जरूरत होती है। 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है पौधे को अपना जीवन यापन करने के लिए। 17 में से 3 हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। ये फ्री में मिलते हैं। इसे देने के लिए आपको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती। ये तो आपको फ्री में मिल गए, लेकिन पौधे को इसकी जरूरत कितनी होती है? 96%। सबसे ज्यादा जरूरत उसकी होती है जो हमें देना ही नहीं। बाकी बचा 1.5% जरूरत होती है मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की, 2.5% होती है बाकी की। ठीक, अब उसका संतुलन ऊपर नीचे आपने कर दिया। अब आप कहोगे 96% तो हमें फ्री में मिल रहा है, हम खाद क्यों लगाएं? पैदावार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो 4% बचा, वो यदि संतुलित मात्रा में पौधे को समय पर नहीं दिया तो वो 96% बेकार है। पौधा उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। लड़ाई है केवल 4% की। इतना पूरा कृषि विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं, पूरा अमला है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं। इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है केवल 4% के लिए। 96% उसने दे रखा। यदि उस 4% की कैलकुलेशन हम समझ लें तो हमारी जमीन भी सुरक्षित रहेगी, खर्चा भी कम होगा, वातावरण भी ठीक रहेगा, जमीन के अंदर पानी भी ठीक रहेगा, और जो हम फल, सब्जी, अनाज खाएंगे उसमें सारे पोषक तत्व होंगे। सारे पोषक तत्व होंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, कोई रोग हमें नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। मानते हो इस बात को? नहीं? अब एक छोटा सा, हालांकि ये मेरा इससे बहुत वो नहीं है, मेरा मतलब दूसरा था, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ आपको 15 मिनट की। अब गेहूं पर आ जाए। गेहूं में मान लो यूरिया कब देते हैं? पहला पानी पे। उससे पहले यूरिया की जरूरत नहीं होती क्या? यूरिया अपनी फसलों को कम से कम देना चाहिए, बहुत कम देना चाहिए, लेकिन क्या उस समय जरूरत होती है?
6 दिन के अंदर बुआई के 6वें दिन आपके पौधे को नाइट्रोजन चाहिए। आपने कितने दिन बाद दिया? 30 दिन बाद। तो यहाँ पे भूखा मार दिया। यहाँ जरूरत थी तो उसे मिला नहीं, वो 1 महीना भूखा रहा। और जब तीसरा पानी लगने वाला था या 60 दिन की अवस्था थी या फसल गब्बे में आने वाली थी, जब उसमें फाड़ के देखोगे अंदर बाली का निर्माण हो चुका होगा, खोखे बन चुके होंगे। उसने ये निश्चित कर लिया कि इतने खोखे बनाने हैं, इस खोखों में इतने दाने बनाने हैं, मेरे मालिक ने इतने पोषक तत्व दिए, जमीन के अंदर इतने थे। उस सब को देख कर उसने डिसीजन ले लिया। उस समय पर आपने ऊपर से यूरिया डाल के उसे डिस्टर्ब कर दिया कि मुझे दाने नहीं चाहिए, मुझे बढ़वार चाहिए। नाइट्रोजन का काम क्या है? पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करना। पैदावार से यूरिया का कोई लेना देना नहीं है। वानस्पतिक वृद्धि कब होनी थी? 25 दिन के आसपास। लेकिन शुरुआत कब से होनी थी? शुरू से। तो जो तीसरे पानी वाला यूरिया था वो काट के कहाँ जाना था? बुआई के समय लास्ट जुताई पर डाल देना था। जो ठूंठ थे या अभी जो धान आपने लगाए होंगे, धान के खेत में, धान की जमीन सबसे मजबूत जमीन होती है। उसमें क्या होगा कि जैसे गेहूं बोओगे तो पीली पड़ जाएगी, पहले पानी तक पीली पड़ी रहेगी, अकेली खड़ी रहेगी। जब यूरिया दोगे थोड़ा सा हौस लेगी, टिल्लिंग करना शुरू करेगी। जो गन्ने के खेत वाली होगी, चारे के खेत वाली होगी, शुरू से ग्रोथ करके चलेगी। जबकि चारा हल्की जमीन में बोया जाता है, गन्ना हल्के में बोया जाता है, धान हमेशा मजबूत मिट्टी में जाता है। गेहूं वहां क्यों नहीं जोर कर रही? धान ने लास्ट तक नाइट्रोजन खत्म कर दी। नाइट्रोजन कब दिया आपने? पहले पानी के बाद। कितना सा नाइट्रोजन होता? हाँ, 18%। ठीक है। तो यदि लास्ट जुताई पे आप वहां पर यूरिया डाल दिया होता तो फसल का कलर, सब चीज अलग होती। जैविक पे बाद में आएंगे कि इसके बिना भी कैसे करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, क्या करेंगे। अभी की बता रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो चेंज करोगे तो कितना बड़ा खर्चे में कमी आएगी और कितना बड़ा पैदावार में अंतर आपको मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण गेहूं का था। तो क्या था, अब गब्बे के समय यूरिया देने के लिए सहमत है सब लोग? नहीं देना चाहिए। 60 दिन की अवस्था में देना चाहिए यूरिया, 60 दिन के बाद या 60 दिन के आसपास। कुछ लोग कहते हैं बाली अंदर रह जाएगी यूरिया ना दिया तो उससे निकलेगी। वो यूरिया गलत डालते हैं या सही डालते हैं, आपका क्या मानना? मैं हानि करवा रहे हैं। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एग्रेसिव के फार्मर हैं। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? है जी? चाहिए। आधे एकड़ खेत में डाल लेना, आधे में बिल्कुल मत डालना। जिसमें डालोगे उसमें बाली लंबी आएगी, खेत देखने में बहुत अच्छा लगेगा, केवल 8 दिन। जिसमें नहीं डालोगे उसमें बाली एक आएगी, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, खेत ऊंचा नीचा रहेगा, लेकिन 8 दिन बाद ये भी ऐसा हो जाएगा और ये भी ऐसा हो जाएगा। 8 दिन आके बेचनी है। क्यों? क्योंकि आपने बीज बोया था 1 नवंबर को, मान लो, या 15 नवंबर को। बीज के बाद उसमें जब आपने पानी दिया, यूरिया दिया, तो टिल्लिंग हुई। कल्ला कब आया? 1 महीने बाद। कल्ले में मेन पौधे में बाली 1 दिन निकलनी चाहिए, थोड़ा आगे पीछे निकलनी चाहिए। यूरिया के दबाव से वहां बाली निकल गई, लंबी थी बाली, लेकिन बाली में दाने कम थे क्योंकि गैप बढ़ गया उसकी फलियों का, आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। जहां बाली छोटी थी वहां दाने से दाना सटा था, फटने को तैयार था, वहां पैदावार ज्यादा निकलेगी। देखने वाले कहेंगे यार तुक्का लग गया इसका, था तो कुछ नहीं किया तुमने। तुक्का नहीं लगता, वो उसका कारण होता है क्योंकि वहां यूरिया नहीं लगा था, अपने आप बाली को निकलने दिया। जब कभी ऐसा होता है कि बच्चा टाइम से पहले 7 या 8 महीने में पैदा हो जाता है, डॉक्टर क्या करता है, उसको मशीन में ले जाता है कि बाहर के तापमान को सहन नहीं कर पाएगा, जो माँ के पेट का टेम्परेचर है उसको मशीन को लगाओ, उसको महसूस ना होने दो कि अंदर है कि बाहर, और रखो, जान बचा पाते हैं। और आपने यूरिया के दबाव में उस बाली को टाइम से पहले निकाल दिया। वो अभी ब्याज वाली थी, बाहर के तापमान को सहन नहीं कर पाई, 4-6 दिन बाद उसे आना था अपने आप बाहर,
लेकिन टाइम से पहले जो बाहर आपने निकाला तो जीरा सा बन गया, वहीं आपकी 1 कुंटल बीघा की पैदावार लेके या 6 से 7 कुंटल एकड़ की पैदावार लेके हम मर गए। दुनिया भर के कोई कहेगा पानी दे दिया, कोई कहेगा पानी नहीं देना था, कोई कहता ज्यादा दे दिया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जहां फर्टिलाइजर भी डाला इतने पैसों का हमने और इतने की पैदावार भी कम कर ली, दो जने नुकसान कर लिए, खेत में रसायन भी डाल दिया। एक बात तो ये हो गई। अब हम जाते हैं जैविक की तरफ। जैविक का मतलब है कि रसायन का प्रभाव वातावरण में और जमीन में कम से कम जाए। यूरिया पानी के पहले लगाते हो बाद लगाते हो? पहले लगाते हो। अब जब गेहूं बोओगे, गन्ना बोओगे, कोई फसल बोओगे, पहला पानी लगाओगे, पानी देने के बाद उस खेत में जाओगे तो कितना पैर आपका अंदर तक चला जाएगा? कितना? ठीक। तो यूरिया जो आपने जमीन पर डाला, फिर पानी में घोला, पानी में घुलने के बाद वो कहाँ चला गया? और गेहूं की जड़ कितने थे? कितने? यूरिया घूम रहा है यहाँ तक, यहां से नीचे वाटर लेवल की नमी को पकड़ेगा और वाटर लेवल में लीच कर जाएगा। यूरिया नाइट्रेट फॉर्म में जब चला जाता है तो जहर हो जाता है, चाहे हम हो या पशु हो, दोनों के लिए। और वो जहर कहाँ चला गया? वाटर लेवल में। आपने 1 गट्टा डाला था, आधे गट्टे के पैसे आपके कहाँ चले गए? आपके पैसे चले गए। जो पानी पिएगा उसका पानी दूषित हो गया, तो पाप भी कमा लिया हमने, जहर भी घोल दिया। किस लिए? समझ नहीं थी। समझ होती तो पानी देने के बाद कितनी भी हल्की मिट्टी है आप ऊपर से डाल दो, यूरिया तो आप रात को बाहर डाल दो, ओस से पिघल जाएगा, चाहे जमीन कितनी सूखी, उससे आधा यूरिया काम कर जाएगा। नीम का कोट कर दो, मोबिल का कोट कर दो, गोबर का कोट कर दो, धीरे धीरे उसका रिजल्ट आपको लेना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। धान में ही आएंगे कि हम कैसे कीटनाशक को पहचानेंगे, कीड़े को पहचानेंगे, कब कब आप लगाते हैं, जबरदस्ती आप दवाइयां लगाते हैं धान में, लगाते हैं नहीं लगाते? अभी लगाएंगे, धान है ज्यादातर लोगों के पास नहीं। अब जब बाली सफेद होती है तो क्या करते हो? पूरी बाल सफेद होती है, निकल जाती है, खींच लेते हैं, कटी निकलती है, तो क्या करते हो उसके बाद? फटेगा। जब कट जाती है उसे कटे हुए को दुकान पर ले जाते हो या बताते हो कि ये कट गई, अब दवाई ले दो, है ना? वो दवाई के पैसे बेकार गए, पैदावार भी नहीं बढ़ेगी, उस समय कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, आपके पैसे भी बच गए, जो नुकसान था होना हो गया। इलाज करना तो कब करना है? जब लगभग 60 से 65 दिन की अवस्था हो, वैरायटी के अनुसार। ठीक। जिधर सूरज छिप रहा हो, सूरज आपके सर के बराबर नीचे आ गया, उधर पीठ कर लो, इधर अपना मुंह कर लो, धान के खेत में खड़े हो जाओ, जिधर भी जो डायरेक्शन बनती हो। छोटे सी तितली मटमैले रंग की, पंख पे काले रंग की धारी होगी, वो उड़ेगी बैठेगी, उड़ेगी बैठेगी, समझ जाओ वो अंडा दे रही है। और अंडा टूट के सुंडी बनेगी, सुंडी चढ़ के ऊपर जाएगी और उसके अंदर तने को खुरच के जहां सबसे ऊपर की गांठ होती है वो बहुत मुलायम होती है, क्योंकि उसके अंदर बाली का निर्माण हो रहा होता है। उस समय खींचोगे दाना नहीं होगा, खोखा बन गया होगा, वो अंदर उसको खा लेगी इतने भाग को। आप भी कभी कभी ऐसा निकाल के उस चीज को खाते हैं। कब खाया? 65 दिन पे। अब बाली कब निकले? 95 से 110 दिन पे। अब 95 से 110 दिन पे किसी भी सुंडी की कोई औकात नहीं वो खा ले, क्योंकि वो चमचोड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, उस समय नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। जो कट गया 65 दिन पे, वो 95 दिन पे आपको दिख गया, तो 95 दिन पे दवाई डाल गया। अब सुंडी तो काट नहीं सकती, काटा तो उन्हें बहुत समय पहले था। अब दवाई अब लगा रहे हो आप, तो जहर घोलो जमीन के अंदर, अपने बच्चों के फीस को जो पैसे रखे थे वो बर्बाद कर रहे हो। यदि आपको जानकारी थी तो गब्भा आने से पहले 55 दिन पर कार्टेप या फर्टेरा हरे रंग वाले, जो ना केचुए को नुकसान पहुंचाए ना कुछ, या जैविक पे आओगे तो वो चीजें बताऊंगा, ठीक है? वहां करोगे तो जहर घोलने से बच गए जमीन में। अब करते क्या हो? टिड्ढा कूद रहा, यहां से वहां को कूदेगा, यहां से वहां को, बोले लाला जी ऐसी दवाई दे दो मर जाए, स्प्रे करा, सब टिड्डे मर गए, खुश हो गए, भाई दवाई बहुत बढ़िया थी। जो धान की क्वालिटी थी, फूल था,
पर परागण की क्रिया हो रही थी, सब मर गए। पैदावार निकलने वाली थी 4 कुंटल, निकलेगी 2 कुंटल। किस वजह से? क्योंकि कीटनाशक डाल दिया। आपको ये पता नहीं था वो आपकी पैदावार पर क्या प्रभाव डालेगा। धानों पर काले रंग का धब्बा आ गया कीटनाशक की वजह से, जो गोप में चला गया वो भी बाल काली हो गई। आप टिड्डे को देखो, वो काटने कुतरने वाली श्रेणी में आता है, पकड़ोगे उसे, मुंह फाड़ोगे उसका तो आरे जैसे दांते होंगे उसके मुंह में। वो ना दाने को चूस सकता है, ना दाने को खा सकता है, तो पत्ती को काट सकता है, कुतर सकता है। पत्ती साहब का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं। ऐसे तो दुनिया भर के कीड़े हैं। वो चूसने का काम गंदे कीड़े का होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। उसके लिए राख चूल्हेगी या कोई ऐसी चीज, गंदी चीज या कोई पाउडर सस्ता वाला, तो उसमें बखेर दो, पीछे तक चलते रहो। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक आपके खेत में पूरा काम करेगा, चूसेगा नहीं वो। 6-7 दिन रोक दो। चूसता कब है? आप इलाज उसका कब करते हो? जब बाली निकल रही होती है, निकलते समय थोड़ी सी निकली होती है 2%, तो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो बाली के अंदर जो दाना होता है उसका मुंह खुला होता है, बहुत हल्का सा। वो उसके अंदर अपना पंप डालेगा, सुई के नोक के बराबर पीले रंग के दूध की एक बूंद होती है, उसको खींच लेगा। जिसको खींच लेगा वो बाद में जब बाल निकलेगी तो पूरी सफेद होगी या कुछ दाने सफेद होंगे। आप इलाज तब कर रहे हैं जब पूरी बाहर आ गई। जब पूरी बाहर आ गई तो उसका मुंह नहीं खुला, बंद हो गया, वो कितना ही ढंग घुसड़े नहीं जाएगा। तो बाद में डाला, खर्चा करा, जहर घोला। तो प्रकृति में जो जहर घोलना है वो ना जानकारी होने की वजह से सारे काम हो रहे हैं। जानकारी की जगह कुछ भी नहीं हो रहा। कह रहे हैं जी दवाई ना होती तो हमारी पैदावार ना होती। अब ये बताओ कौन सी दवाई? मात्र 2% दवाइयां आपकी टाइम पे लग रही है। कोई कंपनी वाला बताने को तैयार नहीं, ना किसी को ये ट्रेनिंग दी जाती है। टारगेट उनके फिक्स हो गए। कमी है आपकी जिंक की, उस पर जिंक है नहीं, वो कहेगा जी ये दवाई डाल दो। पता है उसे जिंक की है, वो तो दूसरी चीज डलवाएगा जो उसके पास है। तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी पोषक तत्व तो हमें देने पड़ेंगे। फिर वर्मी कंपोस्ट है, अपने घर पशु हैं, पशुओं का गोबर ढेर में पड़ा है, बारिश हो गई, बारिश होते ही उसका काला काला पानी ह्यूमस चला गया पड़ोसी के खेत में, उसकी मौज आ गई, फ्री में उसको मिल गया। ठीक है भाई, आपने तो ढेर में डाल दिया। जो घर की चीज थी, अमृत थी, उसे देख नहीं रहे, और जो बाहर दुकानों पर दिख रहा था उसे पैकेट आपको चाहिए। अब वो यदि वर्मी नहीं बना रहे तो खाद तो बना लो। वर्मी से पहला काम तो कर लो, 2 गड्ढे खोद लो। गड्ढे का कोई साइज फिक्स नहीं है। नेडअप वालों ने किसानों को डरा दिया कि ये नेडअप कंपोस्ट ये जरोगा, कोई जरोगा नहीं। 10x5 का, 5x10 का, 2x4 का नहीं, गड्ढा करो, पानी भरना चाहिए। वर्मी पे बाद में आऊंगा, गोबर का खाद कैसे बनाना चाहिए। गड्ढा कर लो, एक गड्ढे को भर दो, फिर घर का जैविक कूड़ा जो है, छोटी मोटी लकड़ी पत्ती कूड़ा, खेत का वेस्ट, थैली ना हो वो डाल दो, फिर पानी छोड़ दो, घर का पानी उसी में कर दो, फिर मिट्टी से उसे बंद कर दो। 3 महीने बाद उसे खेत में डाल आओ, इतने दूसरे में डाल दो, वो सड़ गई गोबर की खाद बढ़िया होगी। छोटा रखोगे तो नहीं होगा, बड़ा रखोगे तो फिर तिरछे वाले आपको करने पड़ेंगे जी। फिर वर्मी पे आते हैं। अब उससे इसमें तो क्या है, गोबर की खाद में पोषक तत्व है पॉइंटों में, कोई भी 1% नहीं है, 0.1%, 0.0 इतने %। तो पोषक तत्वों की पूर्ति गोबर का खाद कभी नहीं कर सकता, चाहे उसे 1 फीट चढ़ा दो। लेकिन जो हमारे जमीन के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो हम रासायनिक खाद डालते हैं या पहले से हमने डाल रखा है, उसे घोलने का, उसे तोड़ने का, उसे पौधे को उपलब्ध कराने का काम वो बैक्टीरिया करते हैं, जो इससे मिलते भी हैं और इससे बढ़ते भी हैं और इसमें पनपते भी हैं। तो अच्छा काम करेगा। लेकिन जब वर्मी की तरफ आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको फायदे की उसमें मिलेंगी। और वर्मी पे 10 मिनट अंकिता ज्यादा काम कर रही है, वो बताएंगे। अब मैं चलता हूँ मेन मकसद की तरफ। ठीक है, वैसे अपने घर में जो गोबर है उसका बेड बनाकर वर्मी कंपोस्ट अपने लिए बनाओ, बच रहा पड़ोसी को दो। बहुत आसान विधि है। ठीक है, हाँ, तो अंकिता वर्मी पे बताएंगे थोड़ा सा।
अब बफर जोन के बारे में मैं बताता हूँ। बफर जोन के बारे में त्यागी जी ने बताया होगा आपको। देखो, हमारा और आपका काम है, अच्छा ये नहीं, चलो लाल चलाते हैं। जमीनें सबके पास कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो कम जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे लेंगे। एक सिद्धांत बता रहे थे ना, ये सोच ये है कि ज्यादा लेनी है, और वो ज्यादा ले रहे हैं रासायनिक डाल के, और उस चक्कर में जमीन भी गई और पैदावार भी गई। ठीक है, तो एक मॉडल था जो हमने अभी ट्रेनिंग की थी, 1 अक्टूबर से हमारी ट्रेनिंग थी, मास्टर ट्रेनर थे उसमें सभी लोग जो ट्रेनिंग देने का काम अपने पूरे देश में कर रहे हैं। तो उसी से हमने सीख के वो चीज अपने खेत में अप्लाई की थी। कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा भी है, हमारे नजदीक भी रहे हैं, हमारे सहयोग में भी रहे हैं, धर्मेंद्र जी हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा। ये खेत की मेंढ है, ये इसके 3 मीटर का एरिया ये है, 3 मीटर। चमकने रहेगा। ये बना लेना, फोटो बाद में लेना, समझने की बात है। इतना तो समझ गया, ये मेंढ है, इसके ये 3 मीटर अंदर एक मेंढ और है। ठीक, अब इसमें हमें ये बताया गया था कि इतने अंदर पेड़ लगा दो, 2.5 या 3 मीटर। बाकी बहुत सारा दिमाग इसमें हमने लगाया, और फिर यहाँ कई बार मिले, फिर त्यागी जी से डिस्कशन हुआ, फिर दोनों ने बैठ के दिमाग लगाया, और फिर फाइनल पॉइंट में पहुंच के इन्हीं के मार्गदर्शन में चीजों को आगे बढ़ाया। इसमें हर 10 मीटर पे, यहाँ पे 2.5 मीटर टिम्बर प्लांट ले लिया हमने एक, ये टिम्बर प्लांट ले लिया हर 10 मीटर पे। ये 3 मीटर पे है, ये 2.5 मीटर पे, क्योंकि जब पानी देंगे बफर जोन को तो एक मेंढ ये हो गई, एक मेंढ ये हो गई, इसके अंदर पानी भी चलना था चारों तरफ। ठीक, अब ये 10 मीटर पे प्लांट ले लिया। अब फरवरी में हमने लगाया था, तो मिलिया डूबिया है मालाबार नेम, इसकी हाइट तो ये हो गई, इसका नीचे वाले पौधे से कोई लेना देना रहा नहीं। अब इसके 2.5 मीटर इधर एक फलदार वृक्ष लगा दिया, इसके 2.5 मीटर इधर एक लगा दिया, इसके 2.5 इधर लगा दिया, इसके 2.5 इधर लगा दिया। ये फलदार वृक्ष जो थे, इनकी वृक्ष से वृक्ष की दूरी 5 मीटर हो गई। ठीक, ये 10 थी ना, 2.5 ये ले लिया, 2.5 ये, 5 ये। ठीक, तो इस वाले वृक्ष से इसकी दूरी 5 मीटर, पूरी दूरी मिल गई उसे 5 मीटर। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हमने आड़ू लगा दिए, इधर की बात करें तो हमने लीची लगा दी, यहाँ की बात करें तो आंवला आ गया, और आगे की बात करें तो बेल जामुन आ गए, और आगे की बात करें तो अभी बात जैविक की करेंगे। और आप कहोगे जी बिल्कुल दवाई नहीं लगाने, हम इस तरह तो पहले से ही कर रहे हैं, हर चीज को जानते हैं।
तो फिर आपको नीम ऑयल चाहिए। तो नीम ऑयल अभी हम खरीद रहे थे, लेकिन FRI देहरादून से 25 पौधे नीम के हमने यहाँ निगोली वाले यहाँ लगा दी, 6 वैरायटी नहीं, ठीक। हर 5 मीटर पर डिस्टेंस, 5 मीटर वो और 10 मीटर पे मिलिया डुबिया, ठीक। अब इस कोने से शुरू होता है आम की कलर्ड वैरायटियां, नई से नई वैरायटियां सारी यहाँ तक आम की आ गई। ये वैरायटियां यहाँ तक लगा दी। तो पौधे से पौधे की दूरी टिम्बर प्लांट को हटा दे 5 मीटर, टिम्बर प्लांट से टिम्बर प्लांट की दूरी 10 मीटर, उसका कोई मतलब नहीं, ऊपर चला गया, दूसरे पौधे यहाँ पे, ठीक है। अब बचती है 5 मीटर की दूरी। अब 5 मीटर की बात मैं बताऊंगा, अभी फिर हमने इसके अंदर करा क्या वो बताते। अब ये मेड़ जो थी इस पे हमने पौधे लगाए थे बीच में, एक मेड़ ये मान लो और एक मेड़ ये मान लो, 3 मेड़ बनाई थी। इस मेड़ के अंदर पौधे यहीं लगे हुए। ये मेड़ नहीं, ये वाली आएगी ये। अब इस मेड़ पे ये वाली जो मेड़ आपको दिख रही है, करेला लगा दिया चारों तरफ, और यहाँ जाली लगी हुई है, फेंसिंग है, उस पर चला गया। दूसरी वाली जो मेड़ थे इस पे भिंडी लगा दे, और ये वाली जो मेड़ थी लाल वाली बाउंड्री वाली, इस पे भी भिंडी लगा दे। हाँ, पौधे इसके अंदर थे, पौधे इसके अंदर थे, क्योंकि ये 3 मीटर थी, 2.5 मीटर पे पौधे थे। तो इस मेड़ के और इस मेड़ के बीच में पौधे थे। इस पे भिंडी आ गई, इस पे भिंडी आ गई, और इस वाले पे करेला आ गया। अब बात बीच वाले की रही, इस मेड़ से इसके बीच में ये खाली रह गई जगह गहरे, इसमें हर 2 मीटर पे रिंग पिट की गन्ने की 6 नई वैरायटियां के 756 मीटर का एरिया है, 350 रिंग पिट लगा दिए हर 2 मीटर पे एक। गन्ने के इधर भी गेंदा लगा दिया, गन्ने के इधर भी गेंदा लगा दिया। रिंग पिट के बीच में अभी भी जगह बची, तो इसमें हल्दी लगा दी। कितनी फसल होंगी? 6। जो करेला लगाया था ये ऊपर चला गया, इसके जस्ट बगल में मक्का लगा दी, हर 1 मीटर पे एक पौधा। ठीक है जी। अब गेंदा क्यों लगाया? अब बात आती है जैविक खेती की। सारे जाली पे, फेंसिंग पे 13 फुट का पोल है, हर पोल के बीच में एक स्टिकी ट्रैप लगा दिया, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, और फेरोमोन ट्रैप लगा दिया। एक लाइन जहां मक्का की थी पहली वाली में यहाँ, लेकिन ये वाली जिसमें पौधे थे, पौधे से पौधे की दूरी के बीच जगह खाली थी, ये भी हमने नहीं छोड़ी। यहाँ 1-1 फीट पे सूरजमुखी के दाने लगा दिए। तो पीले रंग के 2 फूल हो गए, सूरजमुखी और गेंदा, जो कीटों को बुलाने के लिए। कीड़ों की दावत तो वहां कर दी कि आप यहाँ खाओ, सब्जी वहां अपने आराम से है, क्या जरूरत थी मानने की। अब असली बात अभी नहीं, अभी आप सब्जी तक ही हो। असली बात क्या है कि अब ये मारकर तो कोई सा भी नहीं चले। अब ये नहीं पूछोगे ये खेत कितने का है, जमीन कितनी थी, कितनी जमीन में, नहीं यार, मारकर खेल। तो चलो कोई नहीं। ये जो पूरा खेत था लगभग 45 बीघा का खेत है, बाउंड्री 756 मीटर है, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है, वैसे 50 बीघे का है, कुछ चक्रोड़ है, 6.25 का है, 6.25 एकड़ का, 6.25 बीघे का एकड़ है। हाँ, मान लो 7.5 एकड़, 7.5 8 एकड़ तक
खेती तो 7.5 में लगभग हो रही है। ठीक है, तो ये जमीन कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 3 मीटर के हिसाब से मैंने फसलें भी गिना दी आपको। पौधे 250 इसमें लग चुके हैं। अभी मैंने 2.5 मीटर वाले पौधे आपको नहीं गिनाए, छोड़ दिए हैं। अभी 5 मीटर तक वाले गिनाए हैं, क्योंकि 2.5 मीटर वाले अभी भूसा सा आएगा, पिछले हफ्ते लगे हैं। वो क्या क्या है वो भी बताऊंगा, ये सारी फसलें खत्म होने के बाद। तो ये जब इतने पौधे लग गए यहाँ, तो इसमें कितनी जमीन हमारी खर्च हो रही होगी अंदाजा? ये आधा एकड़ जमीन है, आधा एकड़ से थोड़ी सी कम है, आधा एकड़ से थोड़ी सी कम है ये, और आधा एकड़ से थोड़ी सी कम है। और आप चौकोर नाप के उसमें इतने डिस्टेंस पे इससे आधे पौधे लगा के दिखा दो, किसी भी उस पर कागज ले लो। ये बफर जोन का कमाल है जो हमने यहाँ सीखा था। अब ये मैंने क्यों बनाया, ये था 6 एकड़ जमीन, नहीं ये था 5 30 25 बीघे था। कितना हुआ भी एकड़? हाँ 4.5 एकड़। ठीक है, 25 बीघे में मेरा बाग था दूसरे खेत में। और सन 1993 में उस समय पर दूरी भी मेंटेन नहीं की, पौधे थोड़े घने भी लग गए थे। 128 पौधे 25 बीघे में या 4.5 एकड़ में लगे थे। बहुत मुश्किल से आम के, उन्हें इतनी स्पेसिंग में नहीं दे पाया, और मैंने वो काम आधे एकड़ में यहाँ करा है और 250 पौधे लग गए। स्पेस तो पूरा मिल गया, इधर तो फसल होगी, इसके तो चारों तरफ पेड़ हैं, हवा नहीं मिलेगी, बीमारी आएगी, जड़ने की समस्या आएगी, बहुत सारी चीज आएंगी। लेकिन इसकी तो 2 साइड खाली है, इधर और इधर, और इधर दूसरे तरीके का पौधा है, इधर दूसरे का, उसमें सारे में आम ही थे आपस में। ठीक है, तो अब जो कहते हैं कम देकर ज्यादा लेना, तो ज्यादा खाद लेकर या ज्यादा रासायनिक चीजें डाल कर लेकर नहीं, तरीका ये है कि अपना गणित लगाएंगे, इन नियमों को समझेंगे, करेंगे। कामर का चक्कर ना होता तो आपको विजिट भी कराई जाती, कई लोग कर भी चुके हैं हमारे यहाँ। अब ये इसके बीच में जगह बचती है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तो 2.5 है, लेकिन ये 5 रह गया। इसके 5 में नींबू की नई वैरायटियां यहाँ तक घुमा के लगा दे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आम, यहाँ तक आम के अंदर हर 5 मीटर पर, क्योंकि आम और अमरूद का याराना दोनों का, वो भी देखना पड़ेगा। वो लगने वाला है, आया नहीं इसी हफ्ते। ठीक है, फिर पौधे कितने हो जाएंगे? जब तक आम कहेगा कि मुझे जगह चाहिए, उससे पहले अमरूद कह देगा नमस्ते, मेरा तो लाइफ इतनी थी। कितने उधर दूसरे प्लांट कहेंगे कि हमें जगह चाहिए, उससे पहले नींबू कह देगा नमस्ते, अपना तो टाइम खत्म हो गया। 6 फसलें लेने के बाद अब जो फसलें लेनी थी उसमें जाली पे करेला चलता रहेगा, नीचे हल्दी हो गई, और गन्ना बंधवा दिया। गन्ना पैदावार पूरी देगा 3 बीघे से जितनी पैदावार, 3 आधा एकड़ मान लो, आधा एकड़ से कितनी पैदावार गन्ने की मान रहा हो औसत है हमारे यहाँ की? बीघे की 5 थी या 15, 150 कुंटल यहाँ की पैदावार, जो यहाँ से आसपास से। ठीक है, अब ये 350 रिंग फीट है, कितनी पैदावार इसकी मानते हो? इतना चौड़ा, दूसरा 2 मीटर आ गया, तो आस पड़ोस में तो कुछ है नहीं, बंधाई उसकी हो गई, मेरे सर से ऊंचा हो गया। तो जितनी आधा एकड़ से पैदावार आपको गन्ने की लेनी थी, उससे ज्यादा फिर भी दे रहा। हल्दी की फ्री में दे रहा, भिंडी दे दी, मक्का दे दी, करेला भी है,
पौधे जो सबसे कीमती चीज है वो फ्री में पल रहे हैं। कोई भी स्प्रे चलेगा, कल्चर चलेगा, तो इस मेंढ के अंदर जाएगा पूरा। यहाँ टैंक रखे हैं, यहाँ से खोल दिया जाएगा और पूरे में चलेगा, सबको मिलेगा। नीम का स्प्रे होगा तो सबको मिलेगा। तो अब खेती रहेगी दिमाग से। ये नहीं है कि साहब गाय का गोबर घोलो और पुलिया में डालो और ऐसा करो। दिमाग गणित अपने वहां खेत में लगाना पड़ेगा। अब इसे मान लो आप मेंढ पे लगा देते, दूसरा वाला उसकी जड़ में लगा देता 2 मिनट में, लट्ठा पाठी तैयार, झगड़ा। अब 3 मीटर अंदर है, हिम्मत नहीं कोई लगा दे, क्योंकि पहल हमने करी। कैसे लगा देगा? 2.5 मीटर अंदर है ना पौधा। तो इसके साथ साथ और भी चीजें, जितनी बैम्बू की नई वैरायटियां, वो इधर कोने पर डाल दी, इधर डाल दी, इधर यहाँ से गेट है, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, यहाँ एक तालाब बनाया है उसके किनारे पर डाल दी। अब यहाँ आते हैं, इसके 3 पार्ट करे हमने। एक पार्ट ये कर लिया, एक पार्ट ये कर लिया। इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, ठीक। ये यूनिट वर्मी कंपोस्ट का, बफर जोन इधर बरकरार है, इधर बरकरार है। वहां भी कल्चर की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है जैविक की, वहीं ट्रीट हो रहा। खेती में भी काम चल रहा है, उसके लिए भी काम चल रहा है। इसमें ज्यादातर जितने मेडिसिनल प्लांट है, ये 4 फीट पर 2 मेंढ बना दे। कलर्ड सहतूत हो गया, रुद्राक्ष हो गया, हींग हो गया, आपका स्टार फ्रूट हो गया, बहुत सारी वैरायटियां जितनी भी हैं ये सब इस पर आ गई। इस मेड़ से 4 फीट छोड़ के इधर बेड शुरू है, ताकि पूरा आदमी निकल जाए। बेड के आगे फिर 15 फीट का रास्ता है, फिर 30 फीट के बेड है, फिर 15 फीट का रास्ता है, फिर 5 फीट जगह यहाँ छुट्टी हुई है। फिर इसमें आम की सारी वैरायटियां हैं, जिसके बीच अभी यहाँ अमरूद लगना बाकी है। तो एक खेत के अब बफर जोन तो था ही, 2 पार्ट और कर दिए। अब यहाँ केंचुआ रहेगा, साइड में बिल्कुल हरियाली है, पूरा माहौल पौधों का अच्छा रहेगा। छाया चाहिए तो छाया भी चाहिए, ठीक है। तो ये कोई किसी का और सवाल आ रहा हो या कुछ और तो बताइए। हाँ, देखो, नर्सरियों का सबसे बड़ा गढ़ हमारे यहाँ सियाली जहांगीर। तुम किसी का भी पौधा मांगो और एक पौधे से 1 लाख तक मांगो, अभी दे देंगे, और जो कलकत्ते से मंगाए, जो मलियाबाद से मंगाए, ठीक। लेकिन हमने CISH लखनऊ, पूसा, पंतनगर, इन्हीं से आम की वैरायटियां ली हैं। बैम्बू हम लाए थे, बैम्बू और मिलिया डुबिया FRI देहरादून से। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट नर्सरी से एक भी पौधा हमने लगाया, ठीक है। विद बिल के पक्के चालान पे। हाइट थोड़ी कम मिलती है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधा नर्सरी में लंबा मिलेगा, दिखने में अच्छा लगेगा, खेत में जाकर बेकार हो जाएगा। और वैसी जगह से लाओगे, पौधा बेकार होगा, पत्ती उत्ती होंगी नहीं, और जब खेत में लगा लोगे वो जबरदस्त तरीके से चलेगा। ये मैंने देखा। ये ज्यादातर कलर्ड वैरायटियां हैं, अंबिका, अरुणिका, सेंसेशन, थ्रेटस्ट और मियाजाकी, चौसा, दशहरी, ठीक है, कैटिमोन, बहुत सारी वैरायटियां, मतलब जो इस समय की अच्छी वैरायटियां हैं। अमरूद भी इस वजह से नहीं लगा कि कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो अभी लॉन्च हुई हैं, अपने यहाँ है नहीं, तो उनके चक्कर में हूँ कि भले 2-4 दिन लेट हो जाएं, लेकिन अब ये तो पुराने हो चुके हैं। ताइवान पिंक वगैरह या रेड डायमंड, ये थोड़े से अभी पुराने हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, ये देखा कि ये 25 बीघे का काम या 4.5 एकड़ का काम आधे एकड़ में होने के बावजूद उसने पूरी फसल दे दी, और उससे जो है 2.5-3 गुने पौधे ज्यादा लग गए, और यहाँ पौधों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी बजाय उसके। बाकी कौन से
ये वाली और उधर बोर्ड के पास ये, हाँ, ये वाली जो जगह थी इसमें पेड़े थे 0238 के फिलहाल। हाँ, गन्ना पेड़े रेटून दोबारा होता है, 2 बारह को पेड़ी बोलते हैं हमारे। तो इसमें क्या किया कि 2 लाइनें गन्ने की थी, उसके बाद 4 फीट खाली था, फिर 2 लाइन गन्ने की थी, फिर 4 फीट खाली था, 28 इंच पे लाइन थी। तो उसके अंदर 4 फीट में 2 लाइन सूरजमुखी की डाले, अगले 4 फीट में 2 उड़द की डाले, अगले में सूरजमुखी की डाले, अगले में उड़द की डाले। सूरजमुखी कट गई है, उड़द भी कट गया, गन्ना खड़ा है पूरा, कोई ना बीमारी है ना कुछ है। और आपस में जो एक दूसरे का सहयोग करने वाली बात होती है, जहाँ सूरजमुखी उड़द है वह दोनों बिल्कुल बढ़िया है, और जहाँ गेहूं वाली साइड थी वो ये बता रही है कि इसे मेरे पास नहीं होना चाहिए था। ठीक है। बाकी इसका थोड़ा सा एरिया और बचा था यहाँ, इसमें गेहूं काटने के बाद ढैंचे की बुआई कर दी थी, क्योंकि गन्ने को छोड़कर पूरा खेत ये प्लेन कराया गया था। पिछले 6-7 साल से प्लेन नहीं हुआ था। मैं क्या पौधे लगा रहे हैं, फिर मौका कभी मिलेगा नहीं एक साथ करने का, तो जरा सा भी अंतर हो तो एक बार उसे पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इसमें स्प्रिंकलर लगवा रहे हैं, सर्वे हो गया है। तो यहाँ गन्ने का छोड़ का 1 एकड़ पूरे खेत में लेवल हुआ, उस चक्कर में खाली करना पड़ा। तो यहाँ ढैंचे का पाल लगा था, कुछ खाली पड़ा है और कुछ में जो है धान लग गए। अब यहाँ खाली पड़ा है, इस वाले में 1 लाइन मक्के की, फिर 2.5 फीट पे 1 लाइन अरहर की, फिर अगले 2.5 फीट पे मक्के की, यानी कि अरहर से अरहर की दूरी 5 फीट, मक्के से मक्के की दूरी 5 फीट, ये है। और अगला जो है मूंग की, इधर जो बचा है ये वाला पार्ट, इसमें मूंग की बुआई करेंगे मशीन के द्वारा। थोड़ा सा उड़द भी लगाएंगे, मूंग लगाएंगे, तो अभी ये प्लानिंग है। थोड़ा सा गन्ने की वैरायटियां यहाँ पे हैं। ये एरिया होगा 4 बीघे का, महाराष्ट्र से कुछ वैरायटी आई थी वो यहाँ लगाई है। 5 फीट उसमें जगह रखी है, 5 फीट में 2 लाइन, कुछ में 2 लाइन हल्दी की लगाई है साइड में, फिर कुछ में जो है छोड़ के 1 लाइन हल्दी की लगा दे। दोनों के बीच में बंद गोभी के लिए सीड बो दिया है ट्रे में, उसके बीच में हल्दी, और हल्दी के बीच में बंद गोभी, और मतलब 10-15 दिन में लगने वाले ये। बाकी जो ये बफर जोन था इसमें और बहुत सारी थी, कुछ का किचन गार्डन बना रखा था, जुकीनी थी, लोबिया था, तुम्हारा बैगन था, टमाटर थे, ये दुनिया भर की सब्जी जो थी वो थी। टोटल में नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था जो हम या हमारे फार्म पर आए वो खाली हाथ ना जाए, मतलब उसके लिए मतलब सब खूब रहा, जो भी आया खूब उसी तरह क्या खाओ, जैविक खाओ, ही कुछ नहीं देना लेकिन खाओ कम से कम। तो ये था। इसमें गन्ना कब बोया गया था जो महाराष्ट्र में? ये वाला लेट था गन्ना, मई। हाँ, ये जब यहाँ वर्मी कंपोस्ट के बेड बन रहे थे और उधर लेवल कराना था, तो नीचे पॉलीथीन डाल के और उस पर गोबर का खाद मिला के और वर्मी मिलाकर, मिट्टी मिलाकर, और उस पर आँख लगा देते हैं, क्योंकि गन्ना इतना मोटा था ट्रे के अंदर नहीं आ रहा था। और फिर यहाँ उसको रोकना पड़ा टाइम से ज़्यादा, और टाइम से लेट फिर इधर लगा, तो अभी उसकी हाइट ही है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा भी है। इसीलिए उसमें हल्दी भी सही काम कर रही है, और गोभी भी इसी लगा रहे हैं, ऊंची हाइट होती तो। हाँ, 5 फीट दूरी है, 5 फीट दूरी है आराम से। गन्ने की 4-5 एक BC 570 है, और कई 18 121 15 012, वो 2 वैरायटी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्हीं के रिलेशन में थे, इन्होंने मंगवाई थी, काफी महंगी पड़ी थी वो आके। हाँ, गन्ने की बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, किसी के बताने से कोई बता दे, यहाँ बहुत लोग ट्रेनिंग करके गए थे या बहुत जगह हम लोग जाते हैं,
अपना दिमाग हर जगह लगाना पड़ता है। जो काम की चीज है वो क्लिक करके उस पर अपने को वर्क करना पड़ता है। ठीक है, मेरे चारों तरफ ये फेंसिंग हुई थी। फेंसिंग का मतलब जाली वाली हुई थी, तार खंबे लगवाए थे। ठीक, जब वो लगवाई थी तो चारों तरफ का गन्ना एकदम कटवाना पड़ा। वो महीना था दिसंबर का, मिल चल रहे थे, गन्ना इसलिए कटवाना पड़ा। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बाजार पोर्ट, सीमेंट, सब चीज इस रास्ते पहुंचनी थी, लेबर भी इसी रास्ते जानी थी, दूसरे के खेत में तो जाएंगे नहीं। तो ये एरिया मेरा खराब हो चुका था। खराब एरिया को कामयाब करके उसका बफर जोन बनाया था कि गन्ना तो अब चला गया, अब इसमें कैसे पौधे लगाएगा, कैसा सब्जी लेगा, कैसे क्या करेगा, इसकी प्लानिंग तो इस तरह की है सिचुएशन के हिसाब से। खराब तो होना ही था, जब तार लगा रहे तो खराब तो हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर जुताई करके और फरवरी से पौधे लगाने शुरू कर दिए थे। और उससे पहले अपनी ये भिंडी और ये सारी चीज उसी में कर दी थी, क्योंकि जमीन खाली पड़ी थी। बाकी अगली प्लानिंग ये है कि सब्जियों का देखना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। सीजन में आप सब्जी बोओगे तो कुछ नहीं मिलता, सब्जी थोड़ा सा अर्ली या लेट बोनी पड़ती है। तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं कि कहाँ का मार्केट रहेगा, क्या रहेगा। लेबर की समस्या भी आती है, तुड़ाई की भी आती है, पहुंचाने की भी आती है। तो इसीलिए हमने इधर अरहर और मक्का डाला। अरहर नील गाय वगैरह होने नहीं देती, लेकिन जब हमने फेंसिंग कर रखी है तो अरहर की अच्छी खेती है, मुनाफा अच्छा खासा है, लेबर बहुत कम है, लकड़ी की जरूरत है स्ट्रक्चर में तमाम। बेल वाली उसमें लगाओगे, कुछ लगाओगे, वो पूर्ति हो जाएगी। धान लगा दिया, पराली का काम बर्मी में चला जाएगा, हमें अपना भी देखना अपने हिसाब से। गोभी है, उसमें कोई और ऐसी थी नहीं, गोभी आराम से हो जाएगी, हम भी खाएंगे, वहाँ लेबर भी है वो भी खाएगी, उसके बाद 4 बीघे अपना सेल आउट भी हो जाएगा। तो कोई भी काम करेंगे हम गन्ने के साथ करेंगे। अभी अक्टूबर में हम फिर गन्ना लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर में जो खेत खाली होगा। और गन्ने के अंदर लहसुन का प्लानिंग है, प्याज की है। अभी यहाँ जो गन्ने की बात मैंने बताई थी कि सूरजमुखी हमने डाली है, उसके नीचे हमने मूंगफली का सीड कहीं नहीं मिला था मार्केट से। वही मूंगफली खाने वाली का दाना लेगा 80 रुपए का 250 ग्राम, और ऐसे ही डाल के झुके भी नहीं, पैरों से ऐसे ऐसे दबा दिया था। जब कोई इंटरेस्ट ना हो ना, कहीं बीज बीज ना मिला हो, ये पता करना था कि यहाँ कैसी होगी। ठीक है, मैंने कहा चलो, वो मना कर रहा था कि साहब नहीं होगा, मूंगफली का बीज बोले राजस्थान मिलेगा, जब आएगा तब आएगा। तो मैंने कहा चलो, ऐसे डाला, फेंका और ऐसा कर दिया, घूम गए 3-4 में। अब जब सूरजमुखी कटी, लेबर साथ थी, हम भी थे, उखड़वाया तो 3-3 दानों की मूंगफली बढ़िया थी। तो उसने ये बता दिया कि आप 2-3 बीघे कम से कम मूंगफली आप या 1 एकड़ लगाओ, जबरदस्त मुनाफा आपको यहाँ भी होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप कोई मैं कह दूं तो जमीन दूसरे साइड में देखेंगे तो बहुत मोटी जमीन थी, उधर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अपने हिसाब से अपने को थोड़ा थोड़ा चीजों का वो करना पड़ेगा। वैरायटी भी आम की इतनी लगाई है, पता लगेगा ना कौन सी परफॉर्म कैसे करती है, क्या है। ये तो प्लांट की जो लाइन लगाई है, ये बफर जोन के सेंटर में लगाई है। ये पौधों की, ये पौधों की बड़े पौधे इस वाले से 2.5 मीटर पर प्लांट पे 3 मीटर पर मेंड है, ताकि पानी दे तो मेंड चाहिए। 2.5 मीटर बाहर की प्लांट। बफर जोन है 3 मीटर का, प्लांट 2.5 मीटर पे। क्योंकि ये मेंड नहीं होगी तो पूरे खेत में तो ऐसी सब्जियां, ऐसी फसल खड़ी है, उसे रोज रोज पानी दोगे तो नुकसान होगा। और नए प्लांट लगाओगे, ये वाला भी पानी देने के लिए इधर को, ये वाला इधर को, यहाँ से पानी चलाएंगे सारे में तो पीछे पानी बहुत ज्यादा हो जाता था, इसीलिए ये बनाया ताकि ये 2 तरफ को सप्लाई दे। आप स्प्रिंकलर भी इसमें लगवा रहे हैं कि ऊपर से भी चलता रहे, कभी जरूरत है तो नीचे से भी करते रहे। ये तो शुरू में मेहनत तो करनी पड़ती है, सेटअप भी लगाना पड़ता है। ये हमने बनाया था, तारबंदी करानी शुरू करी थी दिसंबर में, और फिर उसके बाद हमने ये करने के बाद इसको रोटावेटर से जुताई कर दी और इसमें जई बखेर दी, जई मसूर या जो भी मिला मिक्स करके। और हमने इसे फरवरी में या जनवरी के लास्ट में, शायद जनवरी के लास्ट में से जुताई कर दी।
और फिर मेड़ बनवा के हमने इस पर शुरुआत करी भिंडी से और फिर मिलियन रुपया से। ये हर 10 मीटर पर कीरिंग डाल रखे हैं हमने यहाँ जाली पे, तो वही हर 10 मीटर पर हमने चारों तरफ मालावार नीम लगाए, नाप तोल के बिल्कुल, इधर से 2.5 और इधर से 10, इधर से 2.5, इधर से 10, चारों तरफ लगाने के बाद अगला पौधा हम लेकर आए। हमें कोई नाप तोल नहीं करने थे, हमें इससे 2.5 इधर नापना था, इससे 2.5 इधर, पौधे से पौधा 5 हो गया और मालावार नीम से 2.5 हो गया। ठीक है, सारों को अपने मेंटेन कर लिया एक्सेल पे पूरा मैप कि ये 10 मीटर वाला चल रहा है, यहाँ 10 नंबर है 10 मीटर पे, तो 10 वाला डाला हुआ कि 10 से 11 तक जो प्लांट हैं वो क्या है, मैंगो है, अरुणिका, अंबिका। इसका मतलब अरुणिका पहला है, अंबिका बाद में है। वो ऐसा सूख गया या बड़े होंगे तो कैसे पता लगेगा। 11 से 12 पे क्या है, आड़ू है, कौन सी वैरायटी है। ठीक है, तो वो सारी इसकी प्लानिंग ऐसी कर रखी है, सारी चीज उंगलियों पर भी रहती है, मोबाइल में भी वो चीज है, लैपटॉप में भी है, और कच्चे अपने बिल्कुल लिखा हुआ। कोई वैरायटी सूख गई, कोई लेबर ने बहुत काम किया, चलते हुए पैर ही लग गए, निराई वालों ने कुछ पौधे पीछे छोटे थे लीची के काट दिए, नई लेबर आ गई, तो कैसे लगाओगे उसकी जगह वही भला लाते। तो वो सारी चीज है। ये FRI से दिलाए थे, देहरादून FRI देहरादून। मालावार नीम और बैम्बू आपको वहीं मिलेगा, 25 रुपए का मिलेगा आपको मालावार नीम, और 36 रुपए का बैम्बू था टिश्यू कल्चर वाला, और 60 या 50 रुपए के नीम थे। नीम की वैरायटी भी वहीं से लाए, 6 वैरायटी। कुछ नहीं है, फोन उठाएंगे भी नहीं, खुद जाना पड़ेगा, बड़ी सिफारिश से, बड़ा वो करके। त्यागी जी का वो था, अंकिता का वहाँ संपर्क था, तो इन्होंने वहां जाके खुद डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर अशोक, उनसे लेके तब लाए थे, अपनी गाड़ी में रख लाए थे। प्राइवेट में जाओगे तो सब कुछ होगा, और ये सरकारी में जहां भी जाओगे जुगाड़ निकाल के आपको रिक्वेस्ट करके जबरदस्ती लेने पड़ेंगे, तो आदमी वहां कंफर्ट जोन में चला जाता है, यार ये भी तो ऐसे ही है और अच्छे ये, लेकिन हम कहीं से लाए नहीं, एक साथ नहीं लगते। वहां चले गए, वहां से तो ले आए थे हम दिसंबर या जनवरी में, ला के रख लिए घर, पानी देते रहे, लगाए नहीं सिपटने के लिए, छाया में रख लिए ठंड में। फिर पंतनगर जाना हुआ, मेले पे गए, वहां से ले आए। फिर लखनऊ जा रहे थे एक बार अपने काम से, तो CISS से उठा ले, बोले हम देते ही नहीं, हम तो जुलाई में देंगे, बुक करके देंगे। अरे मन क्या ऐसा कर आएगा, उन्होंने भी दे दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने करेला और दे दिया फालतू में, BNR का था करेला तैयार पैकेट, 300 पौधे करेले के और रख लिए, मन गई भी रखो। तो जब खोजोगे तो सब चीजें मिल जाती है। अभी पिछले हफ्ते पूछा गए थे, तो ये सब सिट्रस प्लांटर को, आम तो पूछा से पहले भी ले आए थे हम, मार्च में भी, और अब भी लाए। तो ये ट्रैक्टर का मूवमेंट बिल्कुल सही। अब पहले तो हमने ट्रैक्टर चला दिया छोटा वाला 4x4 का, और अब ये चीजें हो गई कि पक्की चीजें हो गई, क्योंकि 2 मीटर पे हो गया गन्ने वाला रिंग पिट, और 2.5 मीटर पे हो गया हमारे प्लांट। अब ट्रैक्टर जरा सा भी घुसाएंगे तो सबको नुकसान। तो वो भी हमारे खेत पे आ गया था अचानक, शुगर मिल के GM अचानक हमारे खेत पर आए बिना फोन किए। लेबर पेवर काम कर रही थी, मैं बड़ा परेशान था, मैंने गर्मी बहुत है, लेबर मिल नहीं रही, क्या करें, लेबर की ज्यादा जरूरत थी। और बोले यार घास वास बहुत हो रहा गन्ने में। मैं क्या गन्ने के लिए तो मैं वो सोच रहा हूँ पावर वीडर। बोले तो देर मत करो, एक ही बचा है, किर्लोस्कर कंपनी का है, 1.5 लाख का है, मात्र 51,000 आपको देने हैं। फिर गन्ने में 2 साल बाद कटते रहेंगे, अगले साल, फिर अगले साल 3 साल तक। बोले कहो तो मैं रुकवा दूं। मैंने ठीक है बुक कर दो। तो अगले दिन ही रिक्शा में रख के वो खड़ा कर लिया। वो 28 इंची का है। अब उसे चाहे ऐसा निकालो, चाहे ऐसा निकालो, चाहे ऐसे घुमाए, तो चकुच्चा पे घुमाया नहीं है, 8 हॉर्स पावर का। ठीक है, तो बड़े गन्ने में भी जुताई उसी से करिए, क्योंकि बफर जोन में आप अब लेबर लगाओगे ना ऐसे हालत में, तो लेबर बढ़ जाएगी। 15 HP वाला भी काम कर जाएगा।
थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। नहीं, चौड़ा तो है उसमें भी जुगाड़, वो खोलना पड़ा हमें। थोड़ा पहियों से बाहर तक जा रहा था, तो जहां तक पहिया जाता है वहीं तक ठीक है, वरना वो जड़ काट देता है गन्ने की या किसी की। तो गन्ने की जुताई कर रहे हैं आप प्रॉपर दूरी पे तो ठीक है। गन्ने के अंदर हल्दी थी, उसकी जुताई करी तो हल्दी को काटने लग गया था वो, तो फिर वो दोनों खोल दिए, बीच बीच में जोत रहा। अब जितना बचेगा एरिया उसे या तो लेबर है खेत पे या बाहर से लेबर ले लो। पहले से ही वो वाला है तो अलग से खर्च करें, इसलिए मेरे पास है जी। पहले से है तो उसमें छोटा करने का भी तो आता, खोल दो बाहर वाले। हाँ, रोटावेटर को हाँ, खुरपी खोल दो, बोल दो जो बाहर की तरफ निकली हो। नहीं, लेकिन उसके टायर जितने हैं उससे ज्यादा टायर तोड़ेगा, काटेगा नहीं। वो खुरपी टायर से बाहर को जो होती है वो काट देती है, ये बात ठीक है। तो उसे खोल दो, ये सबसे काम की चीज है। मैंने ये देखा जितना छोटा ट्रैक्टर हो उतना ही बढ़िया काम है। 3-4 साल तो थोड़ा सा मैंने इसे बफर जोन में चलाया था, तो उसने इतना इतना ऊंचा घास मिला दिया। धुन दिया बिल्कुल। आप पेड़ के चारों तरफ घुमा दो उसे, तो कोई खर्चा नहीं है। 1 लीटर लेता है, 800 ग्राम की बात करते हैं वो घंटे में, लेकिन वो 1 लीटर ले लेता है डीजल कम खाता है। हाँ, पानी तो सभी को एक साथ लगता, अभी तक जो लग रहा था सबका। एक मेंढ ये हो गई, एक मेंढ ये हो गई, एक मेंढ ये थी और एक ये थी, जिसपे एक पे करेला था, एक पे भिंडी थी, लेकिन तीनों में एक साथ ही चलता था पानी। नहीं, सारे में चलता था पानी। ज्यादा ऊंची मेंढ बनाएंगे तो फिर स्पेस कम रह जाता। तो ये वाली मेंढ मजबूत है, ये वाली मजबूत है, ये दोनों इतने मजबूत नहीं। ये तो भिंडी पे पानी कम से कम जाए उसलिए, क्योंकि लंबी दूरी है, उसी लिए। अब उस चक्कर में हानि भी हुई, कुछ पौधे ऐसे थे उन्हें पानी की कम आवश्यकता थी। अब यहाँ तो पानी चल रहा लगातार, ये लास्ट वाला ही से कम मिला, तो अब स्प्रिंकलर लग रहा है, सब जगह बराबर पहुंचेगा। या अब ये 2 सोर्स और हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया गेहूं कटने के बाद, तो वो चीजें आसान हो गई। गेहूं कटने तक थोड़ा सा कठिन था, अब पेड़ भी संभल गए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो बाउंड्री है, खेत के चारों तरफ दूसरे खेत है या किसी एक में रास्ता है? खेत है चारों तरफ खेतों से? हाँ, रास्ता नहीं है। अब ये रास्ता आता है गांव से, और ये रास्ता है, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये रास्ता गांव से आता है, ये रास्ता एक नहर है वहां से आता है। ये दोनों रास्ते यहाँ आते हैं, यहाँ बाहर से भी आ सकते हो नहर पे से भी, ये गांव से भी आ सकते हो। गेट हमने यहाँ नहीं लगाया, मेन रास्ते पे कोई नुकसान करके चला जाए, कुछ है बोले रास्ते पे जा रहा हूँ, ये रास्ता अपना अंदर तक लिया है बिल्कुल, और यहाँ एक गेट लगाया, यहाँ एक काफी अंदर, वहां तक अपना रास्ता छोड़ रखा है। बाउंड्री अंदर कर ली, रास्ता बाहर को छोड़ दिया। बाकी जगह पे दूसरे के खेत है, दूसरे कोई रास्ता नहीं। तो ये जो नीचे वाली लाइन है जहाँ पे आपने मीडिया दूसरे लगाया है, ये वाला, यही वाला, हाँ, तो वहाँ पे अगर दस्ता के और हार्वेस्ट करेंगे तो उसको वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो दूसरी दस्ता क्यों करना भी तो लगाएगी काम हो। नहीं, जब मीडिया दूसरे काटेंगे दस्ता के बाद या जब भी काटेंगे सबकी पूछ रहा हूँ, अगर उनको हार्वेस्ट करके वहाँ तक कैसे लेके? ये का लेक्चर है, बीच में लेना चाह रहे हैं। बस मैं जा रहा हूँ, खत्म हो गया, मैं भी लेट हूँ, बस 2 मिनट। देखो इस चीज का रखेंगे तो बहुत वो होता है। यहाँ इसमें क्या है कि 15 फीट का रास्ता यहाँ है, 5 फीट का, 15 का यहाँ, 15 का यहाँ, इधर से इधर को कवर हो जाएगा, इधर से इधर को हो जाएगा। पूरे खेत में रास्ता नहीं रख सकता। पेड़ तो कट नहीं जाता है, बड़ा पेड़ तो कटेगा, कटना तो अपने फसल के हिसाब से कटवाना पड़ता पूरा। तो वो तो अब ये लगा लो कि सिंगल पेड़, शायद फोटो तुम्हारे पे मेरे मोबाइल में मिलिया डुबिया का फोटो, वो तो बीच में ये गन्ना भी है ना, तो गन्ना की 2 लाइनों में टाइम रखते हो, गन्ना जब कट गया तब कटवा लो। ये मिलिया डुबिया का फोटो है, देखो मलावर नेम का, ये मार्च का लगा हुआ, और 1 फीट का था, 1.25 फीट का भी पौधा नहीं था। छोटे पौधे मिलते हैं इतने छोटे छोटे, 1 बुलंद से ज्यादा के नहीं।
तो इतनी तगड़ी ग्रोथ की है ये वो बीज जो से तैयार नहीं होता। होता। मिलेट हो गया, मान लीजिए आपका मिलेट हो गया, 10 साल में तैयार हो गया, हाँ आपने फसल बेच दी, हाँ अब इसी के 2.5 मीटर में आपने कोई प्रोटीन प्लांट लिया, हाँ तो ऊपर से उसका नीचे से नीचे देखिए ऊपर तो उसका शटर फैल गया, अब 11वें साल में आप फिर से मिलेट हो गया कोई दूसरा टीम प्लांट लगाओ तो वो कैसे जाएगा? फिर टिम्बर प्लांट नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे वाले पौधे जो थे ये तब तक के लिए था जब नीचे वाले आम को भी स्पेस चाहिए, उधर को भी तो चाहिए आम को। ये तो बड़ा टाइम हो गया। हाँ हाँ, फिर उसके लिए दूसरा प्लान करना पड़ेगा। अब खेत में आम के पौधे तो इतने से इतने हुए हैं फरवरी से, और मिलिया डूबिया इतने से इतना हो गया, तो मेरा मन देख के खुश कहाँ है? आम को नहीं देख रहा कि कुछ खेत में लगाया था उसने इतनी ग्रोथ करनी, समझे? वो तो हो ही जाएगा। तो ये तो समय समय पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी शायद उनका तुलसीराम जी का लेक्चर है और हमें भी थोड़ा जाना है। और किसी का कोई सवाल हो, नंबर लिख लो मेरा, कोई बात करनी हो। अंकिता 5 मिनट भर में और बता दो प्लीज। नंबर बताइए। 9927, हाँ जी हरवीर सिंह नाम है, 9927 60 9332 32 99 27 60 93 हरवीर सिंह। ना बताओ, किसी को भी कोई जानकारी चाहिए? मेरा नाम अंकिता बेलवाल है और बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। लास्ट 2 इयर्स से मैं यूपी में काम कर रही हूँ। सर ने जो बताया, जो वर्मी कंपोस्ट का हमारा यूनिट है, बेसिकली अगर मतलब स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमारा एक स्टार्टअप है टेस्टा बायो इंडस्ट्रीज के नाम से। तो वर्मी कंपोस्ट हम उसी के थ्रू सेल करते हैं। उसमें हम आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं कि आपको अगर प्लांट लगाना है तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, और जब आप प्रोडक्ट बना लोगे तो हम उसको खरीद भी लेंगे वापस। और जो भी आपका मतलब कॉस्ट आएगा, बस आपकी जो देख रेख है वो आपकी है और आपका जो इनपुट है वो आपको लगाना है। तो एक तो ये है, और दूसरा वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछो कि मतलब हम कंपोस्ट क्यों नहीं डाल रहे, वर्मी कंपोस्ट क्यों डाल रहे हैं। तो एक मिनट, वर्मी कंपोस्ट का स्टार्टअप करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, वर्मी कंपोस्ट में सिंपल सी 2 चीजें लगती हैं। एक तो आपको गोबर चाहिए और दूसरा आपको अर्थवॉर्म की वो स्पीसीज चाहिए जो गोबर को खाती है और उसको डिकम्पोज करती है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप पूछोगे तो लोग आपको ये भी बताएंगे कि हमें शेड चाहिए, तब हम उसके नीचे करेंगे। फिर बोलेंगे कि आपको वो प्लास्टिक वाले बैग चाहिए, उसके बिना नहीं बन सकता। लेकिन हर तरीके हर काम को करने के अलग अलग तरीके हैं। हमारा जो सिस्टम है, मतलब हम इस चीज पे रहते हैं कि हम उस पे कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और उससे आउटपुट ज्यादा लें। तो अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेशन करोगे आपके गोबर की, आपने जो मटेरियल नीचे बिछाया उसकी, वो कॉस्ट आपकी 3 रुपए तक आ रही है, तो आप उसको 6 रुपए सेल कर लोगे। और अगर आपकी बनाने की कॉस्ट 5 रुपए आएगी, फिर आप उसे 6 रुपए सेल करोगे, तो फिर आपका उसको करने का कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हम उस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम कैसे उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करें। तो ओपन में करते हैं हम, उसको जो ढकने का काम करते हैं वो अभी तक हम पराली से कर रहे थे। अभी हम उसमें और चीजें भी सोच रहे हैं कि पराली एक बार लगाते हैं तो दूसरी बार वो काम नहीं आती। मैंने क्या उसमें ग्रीन नेट अच्छा है। हाँ, अभी हमने जो शुरू किया है वो ग्रीन नेट से किया है। ग्रीन नेट का क्या है कि इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है एक बार का, लेकिन वो आपका बहुत बार आप उसको यूज कर सकते हो। पानी भी चला जाता है, हवा भी, लेबर बहुत कम लगती है, पराली हटानी नहीं पड़ती। वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें कलर का इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि जो डार्क कलर होता है वो ज्यादा कैलोरी करता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। कलर का ब्राउन होता है, तो इससे क्या डिफरेंस है? उसमें देखिए, वर्मी कंपोस्ट में सबसे वेरिएबल फैक्टर क्या है? आपका इनपुट। जो आप गोबर ले रहे हो वो आप फिक्स नहीं कर सकते कि आप कहाँ से लोगे। अब अगर जैसे हम लगा रहे हैं, हमारे पास अभी प्रेजेंट में हमारे 100 बेड एक्टिव हैं, 50 अभी हम उनमें केचुआ पड़ा हुआ है, वो नहीं डाल रहे हैं। अगर मैं ये कोशिश करूं कि मैं जो अपना गोबर ले रही हूँ वो एक जगह से ले लूं, एक ही गौशाला से ले लूं,
ठीक है, पहले तो वो पॉसिबल नहीं है, उतनी वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा अगर मैं उसे बड़े लेवल पे कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा ऐसे है कि उस इनपुट को आप नहीं कर सकते, वो कैसा चारा खिला रहा है या कुछ है, कलर उस पर डिपेंड करता है। आप जो गोबर ले रहे हो सकता है जो गोबर आपने लिया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसमें बहुत अच्छा डिकम्पोज्ड है। वो गोबर सीजन वाइज भी वेरी करता है। सर्दियों में लोग मटर का छिलका खिलाते हैं, उसका गोबर अलग तरीके का दिखता है कलर। गर्मियों में अलग चारा खिलाते हैं, उसका अलग दिखता है। तो कलर जो वर्मी कंपोस्ट का है वो बेसिकली डिपेंड करता है उसका जो इनपुट हम गोबर हमने उसमें डाला उसका कलर क्या है। कई बार गोबर में थोड़ा भूसे की मात्रा ज्यादा होती है, तो जब वो डिकम्पोज होता है तो वो ब्राउन दिखता है। उसके लिए फिर वो है सीविंग मशीन है, अगर हम उसे 4 mm या 3 mm की सीव से छानेंगे तो एक यूनिफॉर्म कलर आ जाता है, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है वो निकल जाता है और छन के ब्लैक वाला पार्ट रह जाता है। तो कलर इनपुट पर डिपेंड करता है, उसमें न्यूट्रिएंट का कुछ नहीं है कि उसमें न्यूट्रिएंट कितना वेरी करेगा, क्योंकि वो एक मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म है कंपोस्ट की, तो न्यूट्रिएंट का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कलर से। कलर आपका टोटली इनपुट बेस्ड है कि जैसा कलर का आप गोबर दोगे, जिस सीजन का गोबर दोगे वैसा ही आपके कंपोस्ट का कलर होगा। एक बेड की लंबाई कितनी होती है? एक बेड की लंबाई अगर आप स्टैंडर्ड साइज पे जाओगे तो 30 फीट बाय 4 फीट। और किसी केजी छोटी सी होगी तो कितनी केजी? हाँ देखिए, कभी भी हमने जो सिस्टम किया है, हमने एक बेड सिंगल नहीं लगाया हुआ, पेयर में है, 2 बेड है साथ में, क्योंकि गोबर हटाते हैं एक का डालते हैं तो दूसरे में केचुए तब तक सरवाइव कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज तो यही है 30 बाय 4 के, 2 बेड आप एक साथ लगा लो। और हम एक बेड में लगभग 15 किलो मिनिमम केचुआ डालते हैं। जनरेशन कैसे? नहीं, उसमें ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है, हमारा जो बनती रहती है जनरेशन हम पूरा बेड से ही शिफ्ट करते हैं, उसमें ऐसा नहीं देखते। हाँ, उसमें एक चीज होती है कि जो आप पहला हार्वेस्ट करते हो उसमें आपकी एग की क्वांटिटी ज्यादा होती है, दूसरी बार से मतलब अंडा उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि पहला जो हार्वेस्ट आपका निकलता है उसमें एग पार्टिकल ज्यादा होता है। आपने किस चीज का बात किया था? आपको हाँ, आप कहाँ से प्रिपेयर किया था इनिशियल? हमने जो किया था ये स्पीसीज जो है जो केचुआ खाती है मेनली जो इंडिया में है वो आइसिना फोर्टिडा है जी। क्वेश्चन और है, जैसे कि इसमें बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, वो कहते हैं कि जो गोबर को पहले ठंडा करके उसके बाद डालिए इससे नहीं बढ़ता। हाँ, गोबर बहुत ज्यादा हीट देता है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हीट दे रहे हैं, हम गारंटी भी दे रहे हैं, और हीट क्या करते हैं कि ताजे गोबर डालते हैं उससे वो केचुआ डालते हैं। तो इसमें क्या मतलब? देखिए हीट नहीं है, गोबर क्या है, कच्चा गोबर आप रखोगे जब तक ढेर में बना के रखोगे, डिपेंड कर वो कच्चा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या है, हम बेड में एक पर्टिकुलर हाइट देते हैं गोबर की, 1 फीट या 1.5 फीट मौसम के हिसाब से। ठीक है, गोबर आप कभी भी अगर गर्म डालोगे तो केचुआ उसमें आपका रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी एक लिविंग स्पीसीज है। आप देखोगे ना कि बारिश में बोलते हैं केचुआ बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बारिश हो रही है बाहर, मुझे बाहर जाना है। तो आप चाहे आप पे डिपेंडेंसी नहीं है उसकी कि आप गर्म गोबर डालोगे उसमें केचुआ डालोगे तो वो जिंदा रहेगा, नहीं, वो भागेगा वहां से, वो खाएगा ही नहीं उसको। तो गोबर का ठंडा रहना जरूरी है। अगर गोबर गर्म रहेगा तो आपका केचुआ ये नहीं मर जाएगा, वो निकल जाता है उससे। अगर वो निकलेगा, जैसे हमने जो बेड तैयार किया है, अगर वो निकलेगा तो वो अंदर नहीं रहेगा, जो उसके साथ में केचुआ डालेंगे। हाँ, ठीक है, अगर जो आइसिना फोर्टिडा होता है वो 90% गोबर पे डिपेंड करता है, 10% उसमें वो इसलिए क्योंकि इनके उससे अगर नहीं मिला उसे वो ये तो कहते हैं देखो गर्म और ठंडे का ऐसा है कि ऐसा नहीं कि गोबर आपने एक बार ठंडा कर दिया तो वो ठंडा ही रहेगा। हम क्या करते हैं, हम मतलब पानी लगाते हैं प्रॉपर। अगर आप ओपन कंडीशन में वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको रोज उसको पानी देना पड़ेगा। अभी तक हम मैनुअली कर रहे थे, अब हमने सोचा है कि इसको स्प्रिंकलर पे कर देंगे तो पानी, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी। केचुआ क्या है, जैसे आप कह रहे हो ना कि गोबर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, गोबर पे डिपेंडेंट है क्योंकि उसका फूड वो है, सॉइल वाला केचुआ होता है वो सॉइल खाएगा, लेकिन केचुए का बॉडी क्या है, 95% वाटर है। ठीक है, उसको उतना मॉइस्चर चाहिए अपनी बॉडी का मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, तो वो जो खाएगा उसी से उसको मॉइस्चर रिटेन करना है, तो उसमें हमें पानी देना जरूरी है ताकि वो उस पर सर्वाइव कर सके।
गोबर या सॉइल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, जहां उसको मॉइस्चर मिलेगा वो जाएगा। पानी बारिश पड़ती है वो गोबर से भी बाहर आ जाता है, तो मेन फैक्टर मॉइस्चर का है। अगर आप गोबर में अच्छे से मॉइस्चर करोगे तो वहां पे रहेगा। अगर आपने गोबर की बगल में मिट्टी में पानी ज्यादा दे दिया तो वो वहीं पे आ जाता है। तो मेन फैक्टर मॉइस्चर का है, पुराना नहीं। इसमें आप कोशिश करो कि नया गोबर आप इस्तेमाल करो। नहीं, डायरेक्ट नहीं, ठंडा करके डालो। उसकी मेंटेन गैस निकालना पड़ता है, डालने के बाद पानी मार के उसकी गर्मी निकालना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना था, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। सीधा आपने बेड बनाया, बेड बनाने का तरीका क्या है? हाँ, आप कोशिश ये करो, आप जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाओ बेड को, क्योंकि क्या होता है बरसात में पानी भरने की समस्या उसमें ना आए, क्योंकि ज्यादा पानी भरेगा तो उसमें भी केचुआ सरवाइव नहीं कर पाएगा, डूब जाएगा वो बेड। उतने पानी आ जाएगा तो दिक्कत है, सीधी सीधी बात यह है। ऊंचा आप बनाओगे तो पानी से आपका बचाव हो गया। फिर हम उस पर एक शीट बिछाते हैं, कोई भी आप जो पॉलिथीन शीट आती है ब्लैक वाली, कोई भी ले सकते हो अपने इस्तेमाल के हिसाब से कि आपको कितनी बार यूज करनी है। उसके बाद हम जो करते हैं, हम चारों तरफ ईंटें लगाते हैं। तो ईंटें आप हर बेड के बीच में ना लगा के दो के चारों तरफ लगा लो, दो बेड के चारों तरफ, ताकि एक बाउंड्री बन जाए कि वो अपना रास्ता बदल ले, वहां बाहर ना जाए। तो ईंटों के बाद आप डायरेक्ट उस पर गोबर डालो। आपको ऐसा नहीं है कि पहले गोबर की लेयर डालनी है फिर केचुआ डालना है, ऐसा कुछ नहीं करना। 1 फीट आप उसकी लेंथ हाइट दो, मतलब जो स्टैंडर्ड हाइट है 1 से 1.5 फीट 18 इंच। मौसम के हिसाब से गर्मी में थोड़ा नीचे रखो, सर्दियों में आप थोड़ा ऊंचे रख सकते हो। उसके ऊपर जो आपने केचुआ है आपके पास, पहले तो जो केचुआ आएगा वो थोड़े बहुत गोबर के साथ आता है अपने सरवाइव करने की ड्यूरेशन के हिसाब से। उसको उस बेड के ऊपर बस फैला दो, बस आप डालोगे वो अपने आप से नीचे चले जाता है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, आप उसको ग्रीन नेट से ढको, पराली से ढको, या फिर लोग जूट की बोरी से भी ढक देते हैं। तो किसी भी चीज से बस उसको कवर कर दो अगर आप ओपन कंडीशन में कर रहे हो तो। हाँ जी, चला जाता है। देखिए सर, वो तो पतली होती है, लेकिन वो गाढ़ी हो जाएगी। जब पुरानी होती है तो आप कर सकते हैं। देखिए, गोबर तो केचुआ पुराना भी खा लेता है, नया भी खा लेता है, लेकिन उसके लिए जो अच्छा फूड माना जाता है वो ड्यूरेशन गोबर की, कि आप 2 महीने पुराना गोबर लो, या ताजा है तो उसको 4 दिन कम से कम ठंडा करो, और उसको इतना उसमें पानी डालो कि उसकी जो गर्मी आपको महसूस होगा जब आप खड़े रहोगे, पानी जो गोबर के अंदर से निकलेगा वो गर्म निकलेगा। तो जब तक वो ठंडा ना निकलना शुरू हो तब तक उसको ठंडा करना है। ज्यादा ऊंची लेवल रहेगी तो नहीं होगा, पतला फैला कर पानी मारना है। नहीं ठंडा हो रहा, आपने बेड में डाल दिया तो आप बेड पे डायरेक्ट पानी लगा लो। नहीं नहीं, लाइसेंस है एक स्पेसिफिक, उसके बाद क्वांटिटी का है। पैकेजिंग में नहीं, पैकेजिंग करो आपको कोई लाइसेंस नहीं। 50 टन के बाद आपका स्पेसिफिकेशन है लैब का। आपने जो फर्म बनाई या नहीं बनाई, फर्म बनाई तो मान लो 3 लोग, तो आप 150 टन एक महीने में भेज दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, पक्के कोई नहीं कहेगा। बिना बिल का तो चाहे जितना बेचो रिकॉर्ड नहीं, ठीक है, कोई सी भी पैकिंग करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उससे ऊपर बेचते हैं और पक्के बिल पर बेचते हैं। जीएसटी तो इतना नहीं है, लेकिन बिल तो चालान तो बनना ही पड़ेगा, तो फिर आपको लाइसेंस क्या हो। अकेला बंदा कर रहा है तो 50 टन कर सकता है आराम से, और उससे ज्यादा आप बेच नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन बेड डालोगे, बेड के अंदर केचुआ डालोगे तो पहले हार्वेस्टिंग 45 दिन बाद आएगा, 40 से 45 दिन बाद। तो आप काम शुरू करोगे तो 1.5 महीने में कहीं आपको खाद मिलेगा, तो कहाँ से आप इतना उत्पादन कर लोगे। जो भाई साहब बात कर रहे थे कलर की, वो दूसरी बात कह रहे थे, जो मिलावट कर रहे हैं कोकोपीट और वो मिला रहे हैं मिट्टी, ठीक है, आप उसकी बात कर रहे थे। वो क्या कर रहे हैं, थोड़े से केचुए हैं जो उत्पादन उनका जो है 50 टन 1 साल का नहीं है, वो 50 टन हर 10 दिन में बेच रहे हैं। तो दिखाने को उनके केचुए हैं, बाकी वो गोबर का डिकम्पोजर मारा और छाना मिट्टी मिलाई या वो काम चल रहा है, ठीक है। वहाँ भी कलर, वो कलर देखने में अच्छा रहेगा ओरिजिनल वाले, ऑर्गेनिक कार्बन मिलाता है। हाँ जी, अगर बड़े पैमाने पर फार्मर का मतलब होता है कि
क्या कहते हो वहाँ से हो जाएगा? इसको निकालने का तरीका है। पहले आप क्या पूछे थे बताइए। अच्छा, बड़े लेवल पे छानेंगे कैसे, यही ना। देखिए, पहले तो आप जब अगर आपके पास 20 या 10 बेड हैं तो गोल घुमाने वाला हाथ वाले से छान लो, 15,000 की उसकी कॉस्ट होती है, उतने में तैयार हो जाता है मैनुअल। फिर आपका अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसमें मोटर लग जाती है, तो उतनी आप मोटर की कॉस्ट और जोड़ लो तो वो मोटर ऑपरेटेड हो जाता है। उससे भी बाद आपका नहीं उससे काम बना तो फिर ऑटोमेटेड मशीन आती है, 85,000 उसकी कॉस्ट है। उसमें वाइपर लगा हुआ है, ग्राइंडर लगा हुआ है, 2 उसमें सीव हैं, तो वो आपका 40 टन पर आवर छानती है। तो छानने की ऐसी कोई नहीं, मशीन है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है उसमें। और उसमें क्वालिटी दाना उसमें आप ग्रेडिंग कर सकते हो कि आपका जो प्रीमियम है आपको 1 kg में बेचना है, उससे थोड़ा रफ मटेरियल आ रहा है तो वो 40 किलो में बेचना है, फिर उसकी ग्रेडिंग वैसे हो जाती है। देखिए, कॉस्ट आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। आपको वर्मी कंपोस्ट 3 रुपए kg भी मिलेगा, 9 रुपए भी मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 60 रुपीज पर kg भी मिलेगा और 100 भी मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस चीज में जा रहा है और कैसी क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है। नर्सरी बिजनेस में जाओगे महंगा बेचोगे, आप बल्क में जाओगे, खेती में जाओगे, थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा आपको। तो डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट को ग्रैब कर रहे हो। हमारा जो बिका है वो 10 रुपए केजी के पास। बिल्कुल आराम से बेच सकते हो। कितनी पैकिंग में बेचा आपने? हम तो ऐसे नॉर्मल पैकिंग होगी और उसमें तो एक वाइट पॉलीथीन है और पैकिंग करा के पॉलीथीन मतलब छोटी क्वांटिटी में ना, जितनी ज्यादा माइन्यूट 1 kg में जाओगे और महंगा बिकेगा। तो उसमें कुछ चीजें होती है, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, पैकिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है आप कौन सा मार्केट ग्रैब करते हो। और आप भी कुछ पूछ रहे थे ना सर? रेडी हो जाएगा इसको कैसे पता? हाँ, रेडी हो जाता है तो उसका क्या आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत मतलब आपको एक लोग तो ऐसा प्रॉपर रहना पड़ेगा कि आप प्रॉपर इंस्पेक्ट करो बेडों को कि आपका बेड गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। गर्म हो रहा है तो पानी लगवाओ, ठीक है। तो आपको दिखेगा जब आपका केचुआ ऊपर की लेयर खा चुका होगा तो वो बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है। आप देखोगे, महसूस करोगे कि ये खाया हुआ है, बिल्कुल अलग उसका कलर हो जाता है गोबर से। तो इसको हम एक साथ नहीं निकाल सकते, हम इसको लेयर्स में निकालते हैं। एक 30x4 के बेड के से आप 6 या 7 बार उसको कर सकते हो, 7वीं बार में आपको उसका केचुआ उठाना पड़ेगा, खाली हो जाता है। तो उसमें ऐसा ही है, पहले आप पराली हटाओ, फिर उसको थोड़ी देर के लिए कुरेद के छोड़ते हैं ताकि केचुआ नीचे चले जाए, और फिर उसके बाद एक इकट्ठा करने का फावड़े जैसा टूल आता है, उससे ढेर बनाते हैं और हम उसको लेबर से भरवा लेते हैं और छनवा देते हैं। हाँ, लेयर बना के कुरेद के इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर बनाते हैं छोटे छोटे और भर लेते हैं बैग्स में। यही है। और जब इसमें ऐसा है, पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है तो उसके बाद ऐसा महसूस किया गया है कि केचुआ उसको और तेजी से खाता है, मतलब ज्यादा तेजी से नीचे जाता है, उससे पहले थोड़ा स्लो खाएगा। हाँ, डिपेंड करता है आपके केचुए के खाने के स्पीड पे, आपके मैनेजमेंट पे। बस हो गया सर। कोई ना सर, आप कर लीजिए, हो गया। बस हो गया, आप बताइए फिर अगले सवाल तो है पर टाइम कुछ बात बताने वाला हूँ। ये नोटेडो गांठ लगी होती है, नहीं नहीं, ये नहीं है। ये वाली उसमें मतलब एक स्क्वायर है, उसके बीच में मशीन से गांठ लगी हुई है। तो आप देखना यूट्यूब पे, आपको बहुत मिल जाएगा उस बारे में कंटेंट। नॉटेड फेंसिंग है टाटा की। ऐसा तैयारी चल रही है, प्रोग्राम थोड़ा डिले कर दिया एक महीना, क्योंकि वहाँ गर्मी के लिए गोबर भी आ रहा, बरसात हो गई रास्ते हर वाले तो जैसे ही तो हो सकता है कि जल्द फिर लोगों को रिपीट नॉटेड फेंसिंग में बहुत मतलब फायदे हैं इसके। जैसे प्रेशर इस पे पड़ता है, उसमें गांठें लगी हुई हैं, ये स्ट्रेच होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वापस अपनी शेप ले लेती है। यूपी गवर्नमेंट सब कर रही है फेंसिंग का कोई नहीं, थोड़ा उसका तो क्वेश्चन है, मैं पता नहीं पूछ इस डेवलपमेंट में लगभग कितना खर्चा आया और कुछ निकला इससे किसान तो आमदनी नहीं कुछ। देखो इनिशियली जैसे आपका पूरा बैकग्राउंड होता है, मुझे लगा चलो अच्छा है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, या वो डेवलपमेंट टाइम है तो 2-3 साल बाद, या आरओआई की अगर बात करें तो किस तरह? जो आरओआई की बात करें, जो फेंसिंग की बात करें, तो फेंसिंग से तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसकी तो निकल के नहीं आएगी।
तो वो तो कवर हो गया, चलो वो तो अब जो बफर जोन था, कोई और भी उसका नुकसान पहुंचा सकता था, जंगली जानवर का भी पहुंचा सकता था। और वर्मी का भी परमानेंट लेबर अभी एक हफ्ते पहले से मिली, रोजाना दिन वाली थी। रात में कोई बंदा वहां नहीं था, जबकि बहुत सारा सामान वहां हमेशा रहता है। तो चोरों से सुरक्षा होगी इतने टाइम की, ये मान लो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेन पर झगड़े होते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ होते हैं। जिंदगी भर का वो पाप कट गया, कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा। हर 13 फीट को पोल है, हर बीच से अंदर को है, यानी कि अपनी जमीन में न दूसरे को हमने इन्वाइट किया, ना गाया लगा ना जहाँ वो अपनी जगह में लगा रहे हैं। अब तो मैं इधर को कोई टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, तो सीधा जो टच करेगा सीधे आ जाएगा। जो तो लगा हुआ वो सबसे बड़ी कहानी है। छोटा सा झगड़ा 8-10 लाख रुपए ले बैठता, तो वो उधर लग गया। हमारे यहाँ रुपए नहीं जाते, सीधा जान चली जाती है। फिर उसमें रुपए ज्यादा ही जाते, 2-4 इतना बड़ा और भाई ठीक ठाक है। दिक्कत ये आएगी जैसे कि हमारा शुरुआती रेट ठीक थे, प्रेजेंट डाउन होते चले गए। मंडी में क्या है, सब्जी ज्यादा आ गया, रेट डाउन है। समस्या लेबर की आई, लोग चाहते थे जैविक खाएं, लेकिन उन तक कौन पहुंचाए। पॉइंट बनाया हमने आसपास के मार्केट में डाल देंगे तो 10 लोगों को तो वो मन हो जाते थे। आपके ड्राइविंग मार दिया, सब कुछ हो जाते थे। 8-10 लोग वहां से ले जाते थे, बोले कभी फार्म पैसा ले आते थे। तो कई जगह ऐसा किया, तब जाएगा जो चीजें करनी पड़े। वरना तो सिस्टम ये हो, या तो मार्केट हो या फिर एक दो डिलीवरी वाले हो, पैकेट हो उसी के नाम से उसी को सुना है, प्रॉपर सिस्टम करो। लेकिन हमारा सिस्टम खराब कर दिया अलग में, क्योंकि हमारा सारा ध्यान फिर इधर लगा। उधर बहुत तेजी से लेबर लगाई, ऊपर इधर पहुंचना पड़ा, फिर उधर उतार का टाइम हो गया, फिर उधर मार्केट में 1 महीना भी पड़ा रह गया। रिजल्ट थोड़ा सा भी मिस आएगा, बदनामी होगी। बिल्कुल ताजा किसान के यहाँ जाना था, तो मार्केटिंग भी करनी पड़ी, लेबर से भी कराना पड़ा, वो भी कराना पड़ा। साथ में ये भी चलता रहा। वो लेबर है भाई ने पहला तू भी ले जा, राज नहीं कर रहा, वाला है, प्लम्बर है, सारे काम चल रहे थे। सिस्टम पहले से होता, लेकिन आज जहाँ सब्जी चले गए, उन्होंने ये बताया ये खुशबू या ये टेस्ट बहुत पहले आता था करना, अब तक नहीं देखा। मैंने यही कहा यार जो मार्केट रेट है लोग बिना जबरदस्ती पैसे फार्म कर लेगा। आप हुआ रहे हो, लोगों को खा रहे हैं, बड़ी बात। लेकिन उसकी मार्केटिंग मैंने नहीं करी। सही मार्केटिंग कर लेता, लेकिन हाँ मार्केटिंग नहीं करी है सर। लोगों में विश्वास है, कई डॉक्टरों का भी जा रही थी वैसे कि वो पूछ रहे हैं यार कुछ तो देता। अब यहाँ क्यों नहीं ला पाया, करेला इतना था, गाँव सबका एक बोरा लिया था, आप भी कल खा लेते। लेकिन गांव में जाता लेबर आदमी के बैठ डाल लेते थे, गांव में जाता फिर गाँव में फंसता। ये चीजें बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट हो, बंदा हो, वो सब तो खराब हो तो ये टाइम नहीं। आपका काम ऑर्गेनिक हो गया और उसके लिए आपने सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग क्या करवा दी? सर्टिफिकेशन के लिए अभी डालना है। सॉइल टेस्ट आपने इनिशिएट करवा तो कई बार हो चुकी है, लेकिन इसके सैंपल में वर्मी कंपोस्ट का भी टेस्ट करवा रहे हैं। क्योंकि हमें ये लखनऊ के लिए पूरी करेंगे गाड़ी में। आप बोल रहे हैं कि स्टोर कितने टाइम तक कर सकते हैं? हाँ वही, मतलब किस तरह वो जीवन को जो हमारा बना था, हमारी चलाई नहीं हुई पुराने में, और बहुत कुछ कम आते हैं, तो वो अंदर पैक करके अभी पैकेट बना लिया, जबकि 2000 रुपये फीस जा रही है। तो उससे अच्छी कराने किसी को दिखाने को नहीं, मुझे फिर अपनी लाइफ की मैं चल रहा है, क्योंकि क्वालिटी डाउन नहीं करने और रेट भी जैसे। और अभी हमारी तैयारी नहीं थी, थोड़ी तैयारी होती तो मैं कह रहा था भाई सर हमने ये नियम बनाया है, जो भी फास्ट में जाता है 1 किलो का पैकेट हम भर हम यहाँ 30-40 पैकेट लेकर आते हैं, लेकिन वो ना प्रिंट हुए हैं ना जाने का जीवन में क्या छोटे
बच्चे हैं, बड़ा है, तो उसमें 15 मिनट कमी हो रहा है। हाँ, फोटो वीडियो तो मिल जाएगा, शेयर कर देंगे। वीडियो बफर भी हो। नहीं, फोटोज भी हैं, सर की भी हैं, सर की उसमें भी है, वो ग्रुप में धर्मेंद्र को डाल दो, ग्रुप को डाल दो, ग्रुप में डाल देंगे। मैंने भेजा था किसी को। सर आपके फोन में आप बोल रहे थे ना कि ऑर्गेनिक कब तक हो जाएगा काम आपका और ROI। देखिए, वर्मी कंपोस्ट हमने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट कभी भी ये सोच के नहीं लगाया कि हम हमेशा वर्मी कंपोस्ट बेचेंगे। मतलब R&D कुछ इस तरीके की है कि हम लोग फ्यूचर में जाके एक ऐसा प्रोडक्ट उससे डेवलप करें जिसका बेस इनपुट तो वर्मी कंपोस्ट हो, लेकिन वो आपकी क्रॉप को आपका NPK तीनों चीज सप्लाई करे, ताकि आप उसको केमिकल फर्टिलाइजर के अल्टरनेट में डाल सको। कि जहाँ पे आप 1 कट्टा डाल रहे हो वहाँ पे आप 3 कट्टे इसके डाल लो और आपका कॉस्ट भी लगभग बैलेंस हो जाए। तो उस पर हम अभी रिसर्च, हमारा ट्रायल ऑन द वे है कि हम क्या चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे उस प्रोडक्ट को वैलिडेट करा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कैसे उसका लाइसेंस दे सकते हैं। तो वो सब चीजें अभी रिसर्च में है। एक पर्टिकुलर हमारा टारगेट है कि हम इतने टन तक हम वर्मी कंपोस्ट बेचेंगे। हमारा जो लेबर का कॉस्ट है, जो मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है, हमारा अपना खर्चा चलता रहे और वो निकलता रहे। उसके बाद मतलब हम दूसरी चीज पे जाएंगे। बात जमीन के ऑर्गेनिक होने की है, तो ऑर्गेनिक होना कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई डेफिनेशन है कि जमीन ऑर्गेनिक हो गई और अब हमें कुछ नहीं करना। आप लोग ऑर्गेनिक कार्बन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितना हमारी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन का कोई ऐसा एक पैरामीटर नहीं है। अभी भी आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, वहां पे मतलब पहाड़ों में सॉइल जो है उसका ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है, ड्यू टू मतलब वहां पे जो सॉइल का नेचर है, जिस चीज से वो सॉइल बनी है उसका नेचर ये है कि वहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। दूसरा पेड़ है, वनस्पति कुछ इस प्रकार की। तो आपको ये नहीं है कि अपनी जमीन ऑर्गेनिक करनी है, ये डेफिनेशन हम लेके नहीं चलते। उसमें यह है कि हमें अपनी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाना है। जितना ज्यादा आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, वो किसी भी चीज से बढ़ सकता है। आप अगर प्लेन्स में हो तो हम उसमें कुछ बाहर से डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें या कुछ ऐसी क्रॉप उगाएं जिससे हम ऑर्गेनिक कार्बन जितना जमीन को चाहिए वो सप्लाई करते हैं। आप जैसे जैसे वर्मी का वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते जाओगे, आपको उतना कम इनपुट अपनी फसल में देना पड़ेगा। क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग क्या है, आप देखते हो जब आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हो तो उसके बाद आपको नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया। तो ये प्रैक्टिस आपको मतलब करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि हाँ मतलब अब मैं सीड बोऊंगा और मतलब मेरे को प्रोडक्शन निकल के आएगा कम इनपुट देके। जब आप अपना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की तरफ जाओगे तो किसी भी चीज से बढ़ सकता है। जैसे केचुए हैं आपकी जमीन में, वो जो केचुओं में क्यों मतलब बोलते हैं इसको मतलब फार्मर का फ्रेंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने अभी कल्चर वगैरह चला, हमने देखा हमारे केचुए की पॉपुलेशन बढ़ गई। हमारी जमीन में जो एरिएशन था वो पहले से ज्यादा है, हमें हर जगह केचुए का वो एक्सक्रीटा दिख रहा है। तो मतलब वो भी उसमें भी कार्बन परसेंटेज होता है। तो हर जगह के हिसाब से उसका अलग प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेनिक करना जमीन को ही सिर्फ एक टास्क नहीं होना चाहिए कि हमें अपना ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाना है, जो हमने कम किया है क्योंकि हमने जमीन को कुछ वैसा इनपुट दिया ही नहीं। तो वो है। जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन का आपको इस हिसाब से तो किसान को हर साल लैब टेस्ट कराना होगा सोइल। नहीं, लैब टेस्ट की जरूरत नहीं। हमने तो अभी तक मतलब हम लैब वाले मानकों पे तो अभी गए नहीं है। लैब वाले मानकों पे तो आप तब जाओगे जब आप पूरे तरीके से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मतलब निकाल रहे होंगे अपने खेत से और आपको वो मतलब एक्सपोर्ट मानकों पे खड़ा करना है। इंडियन मार्केट में अगर आपको अच्छी कॉस्ट पे भी बेचना है तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आपको लैब वाले पार्ट पे जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो इंटरनल अगर देखेंगे तो ट्रस्ट बेस ही इतना है। अब पीजीएस है, पीजीएस क्या है, ट्रस्ट बेस सर्टिफिकेशन है ना। तो लैब वाला पॉइंट आपको वहां पे आएगा जहां पे आप एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जाओगे। उससे नीचे की रेंज के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि किसी टेस्ट की आपको जरूरत है। इतना आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे अगर आप क्वालिटी दे रहे हो कि आप अपनी मार्केट रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। नहीं वो तो मैं समझ गया, टेस्ट बेस्ड एक अलग चीज हो गई। मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आपके पास कस्टमर आया और जिसका मुझे इस पेस्टिसाइड से इशू है या मुझे एलर्जी है और उस किसान को कुछ नहीं पता कि इसमें है या नहीं है, वो ड्यू टू सॉइल या ड्यू टू आपने जो इनपुट डाला या सीड डाला उस वजह से उसमें चला गया, तो उसका कैसे ट्रैकिंग करें?
मैं केवल उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा था कि आपने लैब टेस्ट कौन सा कराया, या सॉइल का भी कराना पड़ता है या प्रोडक्ट का भी कराना पड़ता है? देखिए, प्रोडक्ट के लिए तो एक ही चीज है, रैपिड टेस्टिंग बोलते हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यू का। वो भी तब है जब आप मतलब बहुत कुछ ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो मतलब ट्रेस नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, तो वो भी लैब टेस्ट से पता चल जाता है, रैपिड टेस्टिंग जो प्रोसेस है। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब वैसे तो ऑलरेडी बैन होते रहते हैं। हमारा इंडियन मार्केट का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बैन, हमें पता ही नहीं कौन सा पेस्टिसाइड बैन हो गया कौन सा नहीं हुआ। तो बैन इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें वो हमारे लिए खतरनाक है, उसका ट्रेस आगे आ रहा है तो वो खतरनाक है। बाकी ट्रैकिंग का तो वही है कि हम उसको रैपिड टेस्टिंग से जान सकते हैं, या आपको बहुत हाई लेवल लैब फैसिलिटीज पे जाना पड़ेगा। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के लिए जैसे आपने पूछा ना लाइसेंस लेना है, तो हम लोग उसी प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। तो लाइसेंस लेने के लिए उसमें यह है कि आपको इतनी बड़ी लैब सेटअप करनी पड़ेगी कि उसमें आपको हैवी मेटल्स भी टेस्ट करने पड़ेंगे, तब आप लाइसेंस के मानकों पे उतरोगे। लेकिन उतना कोई कर नहीं रहा है। हैवी मेटल्स टेस्ट करने के लिए 6 से 7 लाख का आपको सेटअप चाहिए। उतना हमारे पास भी फाइनेंस नहीं है कि जब तक हमारे पास कोई इन्वेस्टर ना हो तब तक हम उसे कर सकें। तो जहां तक लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज की बात है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिटेक्ट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज हैं भी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में एफसीओ के थ्रू आता है तो प्रॉपर उसकी टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है, वो तो बीच में ऐसा कुछ प्रोसेस है कि वो मार्केट में आ जाता है। लेकिन एक मतलब आप कुछ भी है, आपको अगर उस लेवल तक जाना है तो हर तरीके की टेस्टिंग फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है। बस ये है कि आप उसको कराना चाहते हो या नहीं। फिर आपका जो सेटअप है टेस्ट का बायो प्रोसेस में होता है जी, तो उसका एक तो समझ आया कि आप आर&डी कर रहे हो, फ्यूचर में कोई ऑर्गेनिक हाँ। प्रोडक्ट की मैन्युअल प्रोडक्ट भी लाओगे जी। और जैसे नाम को लगा कि किसी चीज की टेस्टिंग भी होगी। नहीं, टेस्टा का मतलब कुछ और है। टेस्टा एक्चुअली नाम में भी हमें भी इतना नहीं पता था। जब हम कंपनी रजिस्टर कराने के लिए गए तो नाम भी आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि किसी की प्रोडक्ट और सर्विस उससे मैच नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट कर में डाल देगा आपको। तो नाम सोचना भी एक बहुत इशू है। टेस्टा का मतलब है जब आप बीज लेते हो, जैसे बीज है, इसका जो बाहर का आवरण है, जो इसकी बाहर का कोट है, उसको टेस्टा बोलते हैं। तो किसी भी चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमने अपना जो ऑर्गेनिक से शुरू किया था कि हम अपने खेतों को या अपनी जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से हमने टेस्टा बायो इंडस्ट्रीज नाम रखा। तो टेस्टा का मतलब तो सीड कोटिंग से है। ऑयल के अंदर जो पेस्टिसाइड होते हैं उनको रिड्यूस करने का क्या तरीका अपना रहे हैं आप, उसको तो ये सब मैंने आपको पता चला होगा। सॉइल को, सॉइल के अंदर जो पेस्टिसाइड ऑलरेडी है वो कैसे रिड्यूस होंगे, या वो और अंदर चले जाएंगे, इनका इम्पैक्ट आपकी देखिए सर, आप बताएंगे कि अंदर चले जाएंगे पेस्टिसाइड, अंदर चले जाएंगे। ऑर्गेनिक हाँ उसमें मेन इशू है पेस्टिसाइड। हाँ तो ऐसे क्या मानक है या ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि वो या तो खत्म ही हो जाए नीचे, या रिड्यूस मतलब अंदर चले जाए, जैसे नाइट्रोजन चली गई नीचे हो जाए। मतलब जो हमने डाले हैं या पहले से डाल रखे हैं? जैसे आज में आप मेरा मन बन गया ऑर्गेनिक पे आ गया आप, अभी तक आपने खूब जहर डाले। आज जो भी किसान लगा हाँ, अब आप ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। आज से बंद हुआ, अगर उसको रिड्यूस करना है और कितने समय में वो रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, उस टाइप का कुछ इतना चलना चाहिए। कुछ एरिया ऐसा था जहाँ जहर इस्तेमाल किया गया। जब वहाँ कल्चर चलाए, बहुत सारे प्रयोग हम उसमें करते रहे। जब ये कल्चर चलाए पानी के साथ, पूरे बफर जोन में हमने स्टार्ट किया, तो केंचुआ या मित्र कीट ये बता देता है। सबसे बड़ी लैब हमारी क्या है, हाँ, या हमारा खेत, इधर आपने डाला इधर डाला, रिजल्ट ये बता देगा कि इस खाद के अंदर क्या है, मिलावट है कि नहीं है। तो केंचुआ का नाम निशान नहीं था वहाँ पर, और जमीन इतनी हार्ड थी, टाइट थी, कटती रही। और अब उसमें बार बार कल्चर चल रहे हैं, डिकम्पोजर चल रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं। तो जितनी बार हम ज्यादा चलाते गए, कैंचुआ उतनी जल्दी है यार। कैंचुआ पहले मैंने इतना मोटा नहीं देखा था पूरे खेत में, तो उंगली के बराबर, मुझे डर सा लगता है, मतलब उसकी ओवर ग्रोथ हो गई है, उससे मतलब अच्छा माल मिल गया। जहर डालोगे भाग जाएगा, दिखाई नहीं देगा, एक तो सूखे में दिखाई नहीं देगा, नमी कम होती भागेगा। तो ये समझ में जुताई तब कर रही चाहिए जब नमी कम हो नीचे चला।
ये लेयर छोड़ दी, ज्यादा नमी में कर दी तो कटेंगे। तो यदि आपके वहाँ नीचे केंचुआ है और ऊपर चिड़िया वगैरह में रैन बसेरा बना लिया, बहुत ज्यादा है, बैठ रही है, खा रही है, तो ये बता रही है कि यहाँ ध्यान है। आसपास के खेतों तो मतलब हमारे यहाँ बहुत चिड़िया दिखती हैं जो आसपास कहीं नहीं दिखती, बहुत सारी संख्या में, वो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने तो सनफ्लावर क्रॉप लगाई, उसमें चिड़िया को नुकसान पहुंचा है। क्या मतलब क्या मतलब नहीं था किसान हो गए, क्या हमें के लिए हमने क्रॉप लगाई सनफ्लावर, मैंने भेज हमारी समझ लिया हम उसको बात दिया जाता है। देखिए, मधुमक्खी तो सनफ्लावर से मेरे ख्याल से नेक्टर लेती है ना, तो नेक्टर पॉलन दोनों लेती है। तो मतलब नेक्टर पॉलन का बाद का काम है चिड़िया का, तो चिड़िया पहले नहीं आती। हाँ हाँ, उत्पादन नहीं, हमने भी उसको कवर किया, किसी पे बैठी पोलन से हमने उसको पॉलिथीन से कवर किया, कपड़े वाली पॉलिथीन से, क्योंकि 2-2 किलो के काइंड ऑफ वो फूल थे हाइब्रिड। यूरोप में डालना है तुम्हें क्या बंदर भी हाँ, मंदिर अभी वहाँ नहीं है, बट गांव में तो है। ऐसा है, इसमें क्या करना पड़ा सूरजमुखी में, जब फूल खिल गया, दाना बन गया, तो आईटी हमें थोड़ा सा पहले से तोते वहाँ कभी दिखाई नहीं देते, वो आने शुरू हो गए। बैठने का जरिया चारों तरफ तार है, और कीड़े खाने वाली जो चिड़िया हैं उनके लिए करेला फूल था, उनका फूल थे, सारे कीट भी थे, उधर गेंदा भी था, वो तो तार पे गिर गए, वो सारे जानवर वहाँ पूरी तरह से बना। तो हमने फिर वो पॉलिथीन होती है ना वैसे वाले, बिना पन्नी वाली कपड़े टाइप नहीं होती, क्योंकि वैसा करेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और नहीं ढकेंगे तो वो खा जाएंगे। तो फिर जब पॉलिनेशन लगभग 80% हो चुका था, थोड़ा सा रहा, उसको तो खुला छोड़ दिया, और जब पूरा हो गया था उसको गांठ बांध दिया। मिला नहीं, बड़े ऑर्डर पर मंगवाया, महंगे बहुत नहीं, 2020 में बोले जी वो गुलाटी को पाबंदी होती है, तब इनको कोई याद करता है, तो ऑर्डर तो बनाने पड़े, तो लगाना पड़ा, तो बाद नुकसान था गया, लेकिन वहाँ उस पर लटक रही थी। कपड़े वाली थी, तो इंदौर में आपको जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। यहाँ पे प्लास्टिक है ना, संपर्क करना पड़ा। इंदौर में मैं तो इंदौर ही ज्यादा था, सिंगल यूज प्लास्टिक पिछले 3 साल से है ना, और किसी भी यहाँ बैन नहीं है, इसी वजह से नहीं बहुत इजीली मिल जाएगी। अभी आपको उज्जैन जाना होगा, इंदौर अभी आओ, अगर आपको उज्जैन कभी जाना हो तो उधर आप ला सकते हैं। इनका नंबर रखो, इंदौर से यार मशीन आ मैं तो वैसे मोरेना से हूँ, पर मैं इंदौर रहा, जो चीज आपको एजेंट को बोला फिर उसके घर गया रात कपड़े वाली उसमें बिल्कुल वो नहीं रहता पॉलिथीन। हाँ बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल रहता है, जमीन में गिरेगा तो सड़ जाती है। इस तरह अच्छी लेवल पे फैला हुआ है, तो आपको ठेले वाले भी, सब्जी वाले। हाँ, अभी हम लोग सिर्फ यूपी में ही नहीं है, हिमाचल में भी पूरा बैन है, फेल हो जाएगा, वो लकड़ी है वो जलाने के काम आ रही है। बहुत लेवल पे बड़ा सनफ्लावर से घास नहीं उगता, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वो नीचे है ना, केमिकल्स रहते हैं। क्रॉस कर जाता है, जैसे सनीजर जो क्या होता है ना, तो ब्रीड कंट्रोल करने को खाता है, उसका नहीं संभव है। हाँ भाई ने फिर अगर मैं क्या क्रॉप के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, मेन चीज है नो पेस्टिसाइड और न्यूट्रिशंस। जी, पोषक तत्व की कमी आपने छोड़ दी, कीड़े को तो कंट्रोल कर लोगे। पोषक तत्व नहीं, फिर प्रोडक्ट जैसे डेवलप जो हुआ, अभी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन करे कि सॉइल में पेस्टिसाइड नहीं है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, तो क्या यही तो हुआ ऑर्गेनिक, सॉइल में केवल पेस्टिसाइड नहीं, सॉइल में सॉइल में या सच्चाई तो ये है, आपने ये प्रोडक्ट जो है, ये सब्जी है आपने उगा दी और आपने फर्टिलाइजर का यूज किया, हेवी मेटल्स ना हो। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर में तो ऐसे ही है, हमारी नीति और टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है, हेलो वाटर सोल्यूबल, जिसकी कोई मात्रा आपके पानी में ना बचता हो बिना घुलने। जब पानी में पूरा घुल गया तो पौधा पूरा उसको ले ले, पानी में नहीं घुला तो पौधा कैसे लगे? तो हैवी मेटल्स उसमें नहीं है और कीटनाशक डाला नहीं। कोई भी दुनिया का लैब उससे ये नहीं कह सकती वो
जहर को या मेटल, लेकिन अभी कह रहे कि खाद डालो ऑलरेडी में माना जाएगा तो खाद भी कुछ नहीं जहर है, तो ना जमीन में घुलेगा, हार्डवेयर और तैयार कर देगा, पौधे के अंदर कर देगा, सारे इसी तरह के ये भी है, पोटास है, इसको भी तो मैम जैसे आप R&D कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक की जो मिट्टी रहती है, यहाँ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होगी, तो उसके कोई लैब टेस्ट वगैरह मिल सकते हैं, जैसे रेफरेंसेस के लिए कहीं टेस्ट कराएं तो लैब टेस्ट वगैरह तो आपको जाने की ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि उनके पास पीजीएस का वो भी है, चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट है, तो उनके पास आते होंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि हम तो अपना ही करा सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा है नहीं। जैसे आप बोला ना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाँ, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं कि देखें, जैसे ज्यादातर कर रहे हैं बायो कल्चर्स पे कि कौन सा कल्चर कंपोस्ट को कितने टाइम में डिकम्पोज कर रहा है, क्या उसके पास न्यूट्रिशन परसेंटेज है, तो उस पे काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मतलब मिक्सचर बना के लाएं ग्रैनुअल फॉर्म में या जो भी मतलब ज्यादा चलने वाली फॉर्म है हमारे पास, कि वो आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है, जो हम मतलब केमिकल से एकदम बोलते हैं कि डीएपी डालेंगे, उसको अल्टरनेट डालें, उसको पूरा रिप्लेस नहीं करेंगे। 1.5 मिलियन का खाली नाइट्रोजन का मार्केट है इंडिया में, 5 करोड़ बिलियन का, तो हम पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ 25% पे जाएंगे कि हम इतना अभी आपका करेंगे, वो भी उसका अल्टरनेट देंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। आप जो कर रहे हो, मैंने गवर्नमेंट को वीडियो देखा था, कोई ऐसे ग्रुप है एक्टिव है साउथ में, वो इस टाइप का कुछ खास बना रहे जिसका काफी अच्छा। हाँ, आप उस पे एक दो लोग और भी हैं, हमारे भी कुछ सीनियर है जो इस चीज को कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है उनका भी, उन्हीं से हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी अभी तक कोई ऐसा सोर्स नहीं था। तो कि अगर आप स्टार्टअप की तरफ से जा रहे हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको टीम चाहिए और आइडिया चाहिए, पैसे लगाने वाले की कमी नहीं है, लेकिन आपका टीम पार्ट और स्टार्टअप पार्ट मजबूत होना चाहिए। सर एक चीज और, आपने बीच में बात की कि आपने बहुत बार सैंपलिंग करा लिस्मेंट की, हमारे यहाँ भी ये इशू आता है हमको कि जैसे हम सैंपल लेके गए तो एज पर जो गवर्नमेंट संस्थान है वहीं से कराया, उन पर थोड़ा सा फ्रेश इशू आ रहा है, वो टेस्ट किया भी है कि नहीं किया, उनकी लैब भी है कि नहीं है, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे आप किस तरह टेस्ट करा रहे हैं। देखो हम तो 11 में थे, 11 का टेस्ट और रिपोर्ट जनरेट नॉर्वे से होती है, टेस्टिंग यहाँ होती है, और क्या खर्चा है उसका लैब उसमें पैकेज है हमारा, अभी भी करा देंगे एज ए फार्मर जहाँ के भी हो, वहीं से सैंपल उठ कर 11 को चले जाएंगे, और लैब हमारी बगड़ौला है प्लांट में, उसमें 15 पोषक तत्वों वाले शायद 600 रुपए, 600, उसमें 2 है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और 3 भी शायद बेसिक वाला वो करते हैं, एनपीके वाला, तो एक एनपीके वाला मुद्दा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला 500 रुपए ऐसे कुछ है उनका चार्ज। और एक इशू जैसे ये तो सॉइल टेस्ट हो गया, मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली नेचुरल है, इसलिए मैं ये सब चीजें प्रोडक्ट पे नहीं आ रहा, मैं केवल लैब से समझना चाह रहा था कि अगर ये आपने सॉइल को बता दिया तो ये आपने 11 इसमें एक और समझ लो, सॉइल लैब आपको ठीक मिल गई और सैंपल आपने खराब कर लिया तो कोई फायदा नहीं, तो सैंपल लेने का तरीका जानते हैं या नहीं? बहुत अच्छी तरीके से सैंपल, अच्छा सैंपल लिया रिजल्ट मिल सैंपल हमें भेजना होता है या कोई लैब? 1 ग्राम मिट्टी ये डिसाइड करती है पूरा खेत का कि क्या है, और 1 ग्राम कितने सी होती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है जो जांच करने वाले को ध्यान रखना होता है, उससे ज्यादा ध्यान रखना होता है सैंपल, वो तो रिपोर्ट बना के दे देगा और आपके ओबीसी काम आएगी नहीं, और गलती वो उसकी नहीं है, गलती आप मान लो 1 एकड़ खेत जिग-जैग में सैंपल लेंगे, बिया आकार का गड्ढा खोदेंगे, मान लो 1 खुरपी इधर से मारी और 1 इधर से मारी, तो इसकी मिट्टी बाहर छोड़ दी, ऐसा गड्ढा हो जाएगा ये। अब 1 इंच मिट्टी ऐसा काट दो, 1 ऐसा काट दो, ये मिट्टी अब इस गड्ढे के अंदर आ गई, 6 इंच होता है यहाँ से या 15 सेंटीमीटर, ये आम फसलों के लिए, बाग में जाएंगे तो बस सैंपल 15 से 30, 30 से 45, बाग में लगे, ठीक है। तो ये मिट्टी आपने ले ली, नमी होनी चाहिए, ऊपर का खरपतवार हटाना है, ना कि मिट्टी हटाना है। आपने 8-10 जगह से जहां से मिले
सिंचाई की नाली के पास से नहीं लेनी, जहाँ कभी गोबर का खाद का डेरा वहाँ नहीं लेनी, पेड़ के नीचे से नहीं लेनी, कोई ऐसी फसल सूरजमुखी का पत्ता या जहाँ गिर जाओ ऐसा नहीं लेना सामान्य जगह से। कहीं मिट्टी एकदम चेंज है तो उसे कवर करना है, ऐसा नहीं कुछ हो। फिर सारी मिट्टियों को लेकर उसको, चाहे वो 5 किलो हो जाए या 10 किलो हो जाए, घर लेके आ जाना, फसल ले जाना, बिल्कुल ऐसा फर्श हो साफ या पल्ले बिछा ले आप, हाथ का गट्टा या थैला यूज न करें। आप तो कहोगे कि मैंने झाड़ दिया, लेकिन उसमें मात्र 1 ग्राम से भी कम का कोई कण हुआ ना और रिपोर्ट को डिस्टर्ब कर देगा। धुला हुआ भी होगा फिर भी उसके अंदर, जिनका थैला धुला हुआ है फिर भी उसके अंदर रिपोर्ट गड़बड़ हो गया। आपने वहां जंग लगा खुरपी पे तो वहां आयरन की मात्रा होगी, वो लकड़ी की आप, ठीक है। अब उसके बाद आपने वो मिट्टी मिला दी, फिर उसके 4 भाग बना दिए, ऐसा ढेर हो गया तो 4 भाग कर दिए, सामने सामने का फेंक दो, फिर इन 2 को मिला लो, फिर इधर वाले सामने का फेंक दो, फिर 2 को मिला लो, तब तक करते रहो जब तक आधा किलो मिट्टी न रह जाए, बल्कि 1 किलो रह गई। फिर जब आधा किलो रह गई उसे छाया में सुखा लो, पंखा चला लो, धूप जरा सी भी लगा दी तो पौधे तो टूट जाएंगे। उसके बाद उसे सुखाने के बाद आप पैक कर दो। अब वो उसे मिक्सी में डालेगा और मात्र 1 ग्राम मिट्टी उससे लेगा। अब आप जरा सी आपने चूक कर दी तो थैले में किसी का हाथ लग गया, पसीने की बूंद गिर गई, खुरपे का जंग आ गया, तो आपके पैसे तो बेकार गए, रिपोर्ट भी आपके बेकार। तो वहां आपको बहुत ध्यान रखना। उसके बाद अच्छी जगह पर आप भेजें, 400 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी होती है। इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, या एक बार टेस्ट हो गया? टेस्ट हो गया आपको आइडिया हो जाता है, फिर 2 फसलों बाद यानी कि 3 साल बाद। पहली बार तो आपकी जमीन बता देगी, केचुए बता देंगे, मुलायम होगी कोई बता देगी, सबसे ज्यादा लैब तो आप हो। आप आज भी अपने खेत में हो 2 साल बाद भी हो। और बिल्कुल एक्यूरेट पता करना तो उस रिपोर्ट से उसको मैच कर लो फिर 3 साल बाद, या आपने क्या निकाला और क्या डाला। केचुए आपके बढ़ गए, मेहमान कब आएंगे घर में? जगह सम्मान दोगे, और जब जहर दोगे तो एक्चुअली वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और सहमत है। कच्चा गोबर डालोगे तो क्या होगा? दीमक आएगी, केचुआ नहीं आएगा। केचुआ का मीथेन गैस इसलिए निकाल लीजिए, केचुआ को मार देगी, वो भाग जाएगा। केचुआ तो मरेगा या भागेगा? दीमक आएगी, दुश्मन आ गया। अब कच्चा गोबर सड़कर डल गया या वर्मी डल गया तो उसको दावत हो गई, तो पड़ोसी के खेत से भी मुंह गुजर करेगा, क्योंकि सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही है कि जीवों से मित्रता करनी है, उसमें घुसे रहना है, और ज्यादा इन चक्रों में ना पड़ के टेस्टिंग के, शुरू में टेस्टिंग करा लो, उसके बाद टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं। नब्ज पकड़ दी बात बता दोगे, जो बताते थे अपने खेत का पता लग जाएगा कि मैंने क्या करा, मैंने इसे जहर दिया था या अमृत दिया था, फिर तो आपके हाथ में है। आपसे किसी ने लिया हो या ठेके पर रहा हो तो कराना चाहिए एक बार शुरू में, फिर आपको जरूरत नहीं है, आप आइडिया से बता दोगे कि कार्बन इतना होगा तो उससे ज्यादा निकलेगा, आपको इतना आइडिया आपको हो जाएगा। पता है आपको, आपने ढैंचे का पाल मारा, पता है आपको मैंने इतने कल्चर चलाए, पता है आपको कि मेढक बहुत है, पता है आपको कि केचुआ बहुत है। क्यों है भाई? वो नहीं होता, आप धुआंधार वो करते कम होता वो नहीं। एक्चुअली सर्टिफिकेशन में एक्चुअली ये आ रहा था कि मैंने मान लिया कि यहाँ अच्छी जमीन है, इन्होंने भी मान लिया, देख के मान लिया। आप जिसे सैंपल या जिसे आप कुछ प्रोडक्ट दे रहे हो उसके लिए तो सर्टिफिकेट ही सब कुछ है कि हाँ आपके खेत में पेस्टिसाइड नहीं था, आपके प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड नहीं है, तो उसके लिए मतलब एक ट्रस्ट तो एक अलग चीज है, वो आगे में एक अच्छा है। लेकिन हो सकता है तो जांच है वो एक बार मिट्टी की जमीन का स्वास्थ्य देखो, और उसमें बार बार कराने की जरूरत नहीं है। तो स्वास्थ्य जब आपने चेंज कर दिया पैटर्न तो स्वास्थ्य दिन ब दिन ठीक होगा और वो चीजें बढ़ती है। आइडियल ऑर्गेनिक टेस्ट मतलब कोई अभी ना तो मिला है या ना है, मतलब कोई हमारे हिसाब से तो नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक ने ऑर्गेनिक करोगे, लोगों को दोगे, एकदम ऊपर कोई नहीं आता, धीरे धीरे दोगे तो
लोग खुद ही फैन हो जाएंगे। सब लोग जानते हैं हमारा शरीर, हमारा मैं तो केवल ये समझना चाह रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनिक का कोई सरकार ने इस तरह का एक फॉर्मूला भी बना रखा है या कोई एक मानक बना रखा है या नहीं, मानक तो केवल है। बातचीत चल रही है? मानक तो मानक इतने तो है। बना रखे हैं कि वर्मी पे इतने बड़े लगा है कि 20 लाख मिल लगेगी जिसका टेस्टिंग को करना चाहिए। मानक तो हर चीज पे है, ऐसा नहीं है और गवर्नमेंट का जिसका वो है। लाइसेंस है पूरे भारत में तो अभी किसी के पास है। वर्मी का हैवी मेटल चेक करें, लैब हैवी है। मेटल से बहस है कि हैवी मेटल्स तो सिटी कंपोस्ट वालों को आएगा जो नाली से कूड़ा निकाल रहे हैं और सिटी कंपोस्ट बना के किसान को बेच रहे हैं। वही वहाँ सरफ भी है, साबुन भी है, गंदगी भी है, सब उसका आ रहा है, उसमें आएगा। सिस्टम गड़बड़ है ना। वो एक्चुअली वही तो समझना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, डायरेक्शन अलग चीज में जा रहे हैं, सॉइल पे काम करना है, सी और एच सी की काम बात कर रही है। भाई हैवी मेटल या खराब चीज फसल को दे तो मर जाएगा। वो मर जाएगा। अभी हम लोगों में तो सीवेज के पानी से सिंचाई होती है।